अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। अरबिक को मीरपुर, कैसी हो बेटा? अकरम अपनी बेटी को सीने से लगाए धीमे से पूछ गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। आयत अपने बाप के सीने से अलग होती मुस्कुराती आंखों से बोली तो वो मोहब्बत से अपनी बेटी का माथा चूम गए। जानती हो आयत, सभी स्पेशली बुरहान भाई को सरप्राइज देने आए हैं। और जो पीछे ही खड़ी थी आयत के कंधे पर हाथ रखते इसको अपनी तरफ मोड़ा। क्या वाकई? वो हैरान से के एक नज़र अपने बाप को देख सुल्तान शाह को देख गई। बस बेटा, सुल्तान भाई बुरहान को बहुत याद कर रहे थे, बस इसीलिए लंबा सफर करते यहाँ तक पहुंचे। अकरम भी सुल्तान शाह के साथ वाले सोफे पर विराजमान हुए। माशाल्लाह, यहाँ तो रौनक लगी हुई है। देखा, अल्लाह ने कहा बंदे जल्दी से वहां पहुंच। सफदर शाह, जिनको अपने मकीनों से खबर मिली थी कि सुल्तान शाह मीरपुर में दाखिल होते देखे गए हैं, सीधे अपनी हवेली से बुरहान की ओर दौड़े, क्योंकि वह जानते थे सुल्तान शाह वहीं पहले जाएंगे। तुम्हें कैसे पता चला? सुल्तान शाह हैरान से होते सफदर शाह को मिलते साथ ही बैठने का इशारा कर गए। बस मीरपुर में कदम रखे और मेरी खबरी फोन घुमा देते हैं। सफदर शाह बैठते साथ ही जवाब दे गए। तो आयत और होर किचन की तरफ गई थी ताकि चाय वगैरह देख सके। फिर आयत ने खाना भी बनाना था। जानने कब आना है? आयत को चाय बनाते देख शेल्फ पर बैठते प्लेट से बिस्किट खाना शुरू हुई। कोई पता नहीं, जल्दी भी आ सकता है और काफी लेट भी, काम पर डिपेंड करता है। आयत मसरूफ से अंदाज में जवाब देते फ्रिज की तरफ बढ़ी। तभी हूर के मैसेज पर बीट हुई। वो अगला सवाल रद्द करते फोन पर सरहान का मैसेज पढ़ना शुरू हुई। क्या जान सकता हूँ कि छोटा बैग लेकर जाने की बजाय बड़ा बैग क्यों लेकर गई? बाबा ने बताया था कल तुम वापस आ जाओगी, फिर एक दिन के लिए इतना बड़ा बैग ले जाने की क्या जरूरत थी? मेरी मर्जी। वो वैसे ही शेल्फ पर बैठी तेजी से टाइप करते मैसेज का जवाब सेंड कर गई। फोन के दूसरे पर सरहान के माथे पर त्योरी चढ़ी। ये क्या जवाब हुआ? और हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। वो भी तर्क बतर्क जवाब सेंड कर गया। मैं तो कोई मजाक नहीं किया, इनफैक्ट तुमने बात शुरू की है और अभी मजीद बहस मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। मैं कुछ 2 हफ्ते का सोच कर आई हूँ। आई होप अब तुम्हें मेरी बात मजाक ना करे। और तेजी से मुसलसल 2 से 3 मैसेज टाइप करते मुकाबिल को सेंड कर गई। सरहान ने गुस्से से लब भीजे, जबकि बिना कोई रिप्लाई के ऑफ लाइन हुआ। जब देखो अपनी मर्जी चलानी होती है। वो गुस्से से फोन को बेड पर फेंकता बड़बड़ाते फ्रेश होने के लिए गया। कितना बदतमीज है, आकड़ू ना हो तो। हुर को इसका ऐसे ऑफलाइन होना तपा गया। अब देखो, मैंने अगली बार मैसेज का जवाब नहीं देना। हुर ने अपना फोन पावर ऑफ करते शेल्फ पर रखा। शाह तो मीरपुर पहुंच गया। अमाद जो लाहौर पहुंच चुका था, अपने सोए बेटे को प्यार करते कान से फोन लगाए बुरहान से दरियाफ्त कर गया। अभी पहुंचा ही हूँ, काफी लेट हो गया। वो सरसीसा घड़ी पर नजर डालते गोया हुआ। हाँ, काफी टाइम हो गया। तूने आयत को बताया था कि तू मुल्तान गया हुआ था। अमाद अब के अपने बेटे को वैसे ही खुद से पाँव मारते खेल देख उठते सोफे से कपड़े उठा डोर की तरफ देखा गया, जहाँ से ईमान रूम में दाखिल हुई थी। और वह इसके रूम में आते ही सीधा चेंजिंग रूम में घुसा। नहीं यार, इसीलिए अभी सीधा घर जा रहा हूँ। वैसे मुझे कुछ और काम थे, लेकिन वो कल पर छोड़ दिए हैं। बुरहान जिसने सोचा था कि वो जुलेखा के पास सच जानने जाएगा, लेट होने की वजह से ये काम कल पर छोड़ते अभी सीधा घर की तरह ली थी। फिक्र थी कि आयत अकेली कहीं डर ना रही हो। जैसे ही ख्याल आया, अभी तो कैमरा घर में लगाए गए हैं। वो अपने फ़ोन पर वीडियो में आयत को देख सकता था। तेजी से गाड़ी सड़क पर पार्क खड़ी की। चूंकि बुरहान गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। खादिम, गाड़ी तुम चलाओ। बुरहान जो ड्राइविंग करते हुए फ़ोन पर वीडियो नहीं देख सकता था, खादिम का हुक्म देते खुद जल्दी से पीछे बैठा। खादिम भी हुक्म मानते ड्राइविंग सीट पर संभाल गया। 1 मिनट। अभी बुरहान ने फ़ोन हाथ में ही पकड़ा था। दूसरी तरफ खादिम ने गाड़ी आगे बढ़ाई थी कि बुरहान ने एकदम से ऊंची आवाज़ में बोलते खादिम को झटके से गाड़ी रोक पीछे पलटा। खादिम, तुम गाड़ी से निकलो। बुरहान ने फ़ोन वैसे ही पावर ऑफ किया और गाड़ी से निकलते खादिम को ड्राइविंग सीट से उठाया। क्या हुआ साईं? खादिम अचानक से बुरहान के ऐसे अमल पर हैरान हुआ था। तुम ऐसे करो, गार्ड्स के साथ घर जाओ, मुझे ज़रूरी काम याद आ गया। मैं वो ख़त्म करते सीधा घर मिलता हूँ। बुरहान सिटिंग पर हाथ रखते जन से गाड़ी उड़ा ले गया। मगर साईं, खादिम जो बोलने लगा था, ऐसे बुरहान के अचानक से गाड़ी आगे बढ़ाने पर तेजी से गाड़ी में सवार होता बुरहान के पीछे ही गया। मैं आयत के गजरे कैसे भूल सकता हूँ? बुरहान ने अपनी अकल पर खुद के जोर से चपत लगाई थी, जैसे ही खुद को भूलने की सजा दी हो। वो तेजी से सड़कों को अबूर करता चौक में दाखिल हुआ। अब की गाड़ी थोड़ा आहिस्ता करते नजरें शीशे से पार घुमाई। आपका मिलाया हुआ फोन फिलहाल बन जा रहा है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश करें। आज जो ईशा की नमाज से फारिग हो चुकी थी, एक नज़र घड़ी पर टाइम देखते बुरहान को कॉल मिलाई। ये क्या बात हुई?
बंदा अपना फोन तो ऑन रख सकता है ना। आयत जिसको फोन मुसलसल करते हुए 10 मिनट हो चुके थे, फोन को गुस्से से बेड पर फेंकते बालकनी से काले आसमान पर ठहरे बादलों को देखा। आयत यार सच बताओ, क्या जान हर रोज ऐसे ही इतना लेट आते हैं? हूर जो लैपटॉप पर फिल्म देख रही थी, इससे बोर होते वीडियो को बंद करते सीधा आयत के सर पर नाजिल होती बोली, पता नहीं मुझे, कहकर तो गया था टाइम से आ जाऊंगा। अब देखो, आयत का भी मुंह फुला हुआ था। आखिर इसको अपने गजरे याद आए थे। मैं नीचे जा रही हूँ, चल लॉन में कुछ करते हैं, हूर पहले बताते। फिर साथ ही आयत का हाथ खींचते ले गई। साईं आप क्या तलाश कर रहे हैं? बुरहान जो गाड़ी एक साइड पर खड़े बाहर निकला था। खादिम दूसरी गाड़ी से निकलते तेजी से बुरहान को पूछ गया, खादिम तुम घर नहीं गए? बुरहान जो आसपास वाली शॉपों को देख रहा था, अब के सख्त लहजे में खादिम को पकड़ा। साईं मैं आपके बिना कैसे जा सकता हूँ? खादिम जिसको हाशिम की कॉल आ रही थी, फोन काटते बुरहान के पीछे ही चला, जो तेजी से बाजार में दाखिल हुआ था। साईं मुझे हुक्म करे। बुरहान जो लंबे लंबे ढक भरते चलता जा रहा था, खादिम के ऐसे टोकते पूछने पर इसको घूर कर देखने पर मजबूर कर गया। ऐसे करो, जल्दी से गजरे ढूंढो। बुरहान एक लंबा सांस भरते खुद को हवास नॉर्मल करने चाहे थे। साईं गजरे? खादिम हैरान से अपनी हंसी को दबा गया। कोई मसला नहीं साईं, अभी मिल जाएंगे। बहुत सी दुकानें हैं, मगर आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। खुदा के लिए साईं गाड़ी में चलें, आपकी जान बहुत कीमती है। खादिम गार्ड्स को इर्द गिर्द फैलने का इशारा करते बुरहान से बोला, चलो। बुरहान ने बात को समझते कदम तेजी से गाड़ी की तरफ माखज किए। वो बच्चा कहाँ है? बुरहान जो गाड़ी के करीब पहुंच चुका था, खुद से बड़बड़ाया। एक बार फिर से नजरें इधर उधर घुमाते गाड़ी में सवार हुआ। मिले? बुरहान जो खादिम का इंतजार गाड़ी में कर रहा था, जल्दी से इसको पूछा। साईं यहाँ गुलाब के फूल मिल सकते हैं, लेकिन गजरे नहीं। खादिम ने मायूसी से कहते बुरहान को उदास किया। साईं आगे एक मार्केट है, बहुत बड़ी फूलों की, जरूर वहां से हमें गजरे मिल जाएंगे। ठीक है चलो। बुरहान कहाँ उम्मीद हारने वाला था, उसने भी तय कर लिया था चाहे कुछ भी हो जाए गजरे तो लेकर ही जाएगा। क्या हुआ, तुम्हारी बड़ी मार्केट से भी इनकार मिला? बुरहान जो खादिम को खाली हाथ देख गया था, हैरत से अभी पूरे शहर से गजरे खत्म होने थे। बुरहान जो काफी सारी दुकानों से पता कर चुका था, हैरानगी से सोच उलझा। अगले ही आयत का सोचते गाड़ी स्टार्ट करते गाड़ी दूसरे रोड पर डाली। कहीं ऐसा ना हो गजरे मेरी तरह अनमोल हो जाए। बुरहान ने जैसे ही दूसरे रोड पर गाड़ी डाली, अचानक से आयत के अल्फाज याद आए। चेहरे पर मुस्कुराहट छीन गई। मिसिस बुरहान, ये बुरहान शाह भी खाली हाथ तुम्हारी दहलीज पर आने वाला नहीं। दिल बेसाख्ता खुशियों को सोचते धड़का। साईं वहाँ? बुरहान जो अपने ही ख्यालों में गुम होने लगा था, खादिम की आवाज पर आहिस्तगी से गाड़ी रोक गया। मैं खुद देखूंगा। इससे पहले खादिम गाड़ी से निकलते भाग कर जाता। बुरहान ने इसको टोकते खुद जाना बेहतर समझा। आखिर इसको अपनी बीवी के लिए गजरे लेने थे। बुरहान आराम से गाड़ी से निकल 2 दुकानों की तरफ गया। क्या मुसीबत पड़ गई इसको। खादिम अपने फोन पर हाशिम की कॉल से परेशान हुआ था। हाँ बोलो, क्या दौरे पड़ रहे हैं तुम्हें? खादिम फटक से फोन उठाते काट खाने को अंदाज में हाशिम को पड़ा। बुरहान सर का फोन क्यों बंद है? अगर कोई इतना फोन करता है तो कोई जरूरी काम होगा। हाशिम खादिम पर तपे लहजे में बोला तो खादिम इसकी घबराहट को महसूस करते फिक्रमंद हुआ। साईं मेरे सामने ही है। खादिम ने के थोड़े धीमे से फिक्रमंद अंदाज में जवाब पास किया। मेरे सर से बात करवा दो, उनकी जान महफूज नहीं। तुम लोग किस रास्ते पर हो? हाशिम जो काशिफ को जुलेखा के पास छोड़ खबरी से खबर लेते दौड़ा था, अब के थोड़े आराम से पूछा। अभी बात करवाता हूँ, कैसा खतरा है? खादिम भागते जो बुरहान की तरफ लपका था, साथ ही फोन कान से लगाते हाशिम से पूछा। तभी खादिम को बुरहान दुकान से निकलता हुआ नजर आया, जो अपने ही ध्यान से गज्जे हाथ में लिए इसकी खुशबू को सूंघते चला आ रहा था। तभी एकदम से वहां गोलियां चलने की आवाज गूंजी थी। खादिम बुरहान की तरफ लपका था। आज पकड़ भी ले मुझे यार। और जो आयत का लॉन में चहलकदमी करने के लिए लाई थी, अब किसको खुद को पकड़ने का भूल गई। आयत जो बुरहान की वजह से परेशान हुई पड़ी थी, हूर के बार बार इसरार करने पर तासिफ से होते हल्के हल्के दौड़ते पकड़ने की कोशिश की। हूर जो लॉन में बड़ी सभी चेयर्स को खुला रख कर इनके गिर्द भाग रही थी, अपने तेज रफ्तार कर गई। आयत यार मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, तेजी ध्यान कहाँ है? वो ठहरी तो आयत भी सांस लेने का सोचती फौरन से चेयर पर बैठी। यार मुझे गुस्सा और बेचैनी से हो रही है, तुम्हारा जान जो अभी तक नहीं आया। आखिर की बात आयत ने दांत पीसते झंझलाते कही तो हूर कह लगाते उठी। ओ मेरे भाई को कोसा जा रहा है, क्या प्लान किया है तुमने? अब के हूर राजदारी से दबी आवाज में पूछते, साथ ही शरारत से आंख दबा गई। अस्तगफार, अल्लाह माफ करे, क्या सोचा जा रही हूँ? आयत जो पहले उलझ चुकी थी, अचानक से जहन में आता कानों को हाथ लगाया। अरे ऐसा भी कौन सा मैंने गुनाह का नाम ले लिया? लड़की तुम्हारे शौहर की ही तो बात की है, जो पूरे हक के लिए तुम्हारा मिजाजी खुदा बना बैठा है। और इसके ऐसे तड़पते खड़े होने पर अब के सदमे में बोलती आंख भी निकाल गई। जानती हूँ कोई गुनाह नहीं, लेकिन अभी तो मैं रात को गहरी होते देख फिक्रमंद हूँ। आयत ने बात को रंग देते हूर को घुमाया। वैसे भी तुम्हारा जान मेरे लिए गजरे लाने वाला है। सुबह ही एक फरमाइश की थी नवाब साहब को, और हाल देखो अपने भाई का, अभी तक घर नहीं आया।
आयत ने शिकवा भरे अंदाज में कहा था। हूर इसको इतना फिक्र देकर अपनी जान के गले से लगी। हाय, इतनी मोहब्बत मेरी जान से, कसम से मजा आ गया। अब के थोड़ा दूर हटते प्यार से आयत की गाल पर किस की। आयत हैरानगी से काली आंखें फैला गई, जबकि ना समझी से हूर को देखा। मेरी बात मानो। अब के हूर ने आयत के कंधे पर हाथ रखते इसके साथ छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किया। अगर जान को तुमने कहा है तो इसका मतलब वो गजरे लेकर ही आएंगे। अब तुम्हारे लिए मेरा भाई इतनी मेहनत तो करता, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उसकी ये रात खूबसूरत बना दो। कुछ समझी? वो जो जानती थी कि आयत इसको छोड़ेगी नहीं, आखिर की बात उसके आगे बढ़ते बोली। हूर भी बताती हूँ। आयत का चेहरा लाल टमाटर की तरह सुर्ख हुआ था, जबकि साथ ही वो हूर के पीछे तेजी से भागी। कहाँ भाग रही हो? रुक! आज जो पूरी कुवत से हूर के पीछे पड़ी हुई थी, इसको अब घर के अंदर दाखिल होते देख पीछे ही लपकी। इससे पहले हूर सीढ़ियों की ओर भागती आज की दबी सी चीख सुन फौरन से पीछे मुड़ी। क्या हुआ? हूर इसको जमीन पर बैठे देख फिक्र से करीब आई। अकरम! इससे पहले आयत अपना दर्द बयान करती, सुल्तान शाह की बुलंद आवाज सुनते डरते दाएं की तरफ राहगीरी की तरफ गया। क्या हुआ भाई साहब? अकरम फिक्रमंद से आधी नमाज छोड़ते इनकी तरफ लपके। आयत भी अपना दर्द भूले इनकी तरफ हूर की तरफ हमरा लपकी। सफदर का फोन आया था, बुरहान पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। अकरम, मुझे जल्दी से शाह के पास ले चलो। सुल्तान शाह वैसे ही सख्त भारी आवाज में बोलते आयत और हूर पर जैसे कयामत गिरा गए। क्या हुआ जान को? हूर की सांस जैसे अटकी थी और सुल्तान शाह के सामने होते रोने वाले अंदाज में चीखी। हूर बेटा कुछ नहीं होगा। अकरम ने इसके सर पर प्यार देते हौसला दिया, जबकि साथ ही सुल्तान शाह को लेते निकला। आज साकित सी बेजान होती वहीं पर नीचे बैठती चली गई। आंखों से आंसू बेताब निकले हुए थे। आयत हूर जो खुद को हालत में संभाल आयत तक आई थी, रोते इसके गले लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। हूर जो कांपना शुरू हुई थी, रोते रोते आयत को बोली, मैंने कहा था ना मुझे बेचैनी सी हो रही है। आयत के ठहरे आंसू बांध तोड़ते गालों पर बहे। डोंट वरी आयत, जान को कुछ नहीं होगा। हूर ने खुद को आंसू साफ करते फोन उठाया था। लाहौर। कौन लोग थे वो? तुम लोग कहाँ मर गए थे? सरहान को जैसे ही पता चला कि बुरहान पर हमला हुआ है, फोन पर सभी गार्ड्स की क्लास लगाई। सफदर चाचू बाबा कैसे हैं? आप फिक्र नहीं करें, मैं मीरपुर के लिए निकलने लगा हूँ। सरहान अपने रूम से निकलते सीढ़ियों की तरफ लपका। बुरहान अभी कैसा है? आप कहाँ हैं? सरहान सीढ़ियों को अबूर करते साथ ही बुरहान का पूछ गया। भाई इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? जर जिसके अभी बाहर से घर वापसी हुई थी, सरहान को तेजी से भागते देख फिक्र से रास्ते में हायल हुआ। चले चाचू, मैं वहां तक पहुंचकर आपको कॉल करता हूँ। सरहान सफदर को फोन काटते मुलाजिम को बैग का गाड़ी में रखने का कह गया। बुरहान पर किसी ने जानलेवा हमला किया और मुझे अभी मीरपुर के लिए जाना होगा। यहाँ पर अपना ध्यान रखना और ज्यादा आवारागर्दी करने के लिए बाहर मत निकलना। कैसा हमला? मैं कभी भी आपके साथ चलता हूँ। सर बात काटते दरमियान में ही कहा, तुम्हारा वहाँ क्या काम? यहाँ आराम से रहो। सरहान दो टोक बोलते जर ने नजरों के साथ चेहरा भी झुकाया। मीरपुर। हूर किसी ने फोन उठाया? आयत खुद के आंसू साफ करते हूर से पूछ गई। लेकिन जा रही है। हूर जो परेशानी में फोन लिए सोफे के गिर चक्कर काट रही थी, सरसी से आयत को देखते बोली, मामू भाई कैसे हैं? जैसे ही अकरम ने हेलो कहा, हूर ने पहला सवाल ही बुरहान के बारे में किया। आयत जो सोफे पर बैठी हुई थी तेजी से हूर के करीब हुई। ओके, क्या कहा पापा ने? आयत जो इसको फोन बंद करते देख पीकी पलकों से इस्तफार कर गई। वो लोग घर आ रहे हैं, बस इतना ही बताया। बहुत सी आवाजें इनके पीछे आ रही थी, इसलिए जल्दी ही फोन काट दिया। और इतना बोलती थके अंदाज में सोफे पर विराजमान हुई। हाशिम। और जो अभी बैठी ही थी, अचानक से हाशिम का लॉन से गुजरते देख ऊंची आवाज में पुकार गई। आयत भी हूर के करीब ही पीछे गई। यस मैम। हाशिम जो मर्दों वाली बैठक में जाने लगा था, आराम से खड़े होते हूर को मुखातिब किया। भाई कहाँ हैं? तुम इनके साथ नहीं थे? ये सब हुआ कैसे? हूर ने एक ही सांस में पूछा। मैम, मैं इनके साथ नहीं था, इनके साथ खादिम था, और हमें खबर मिल चुकी है कि सर की जान को खतरा था, इसलिए हम लोग सभी काम छोड़ते भागे। जब ये वाकया हुआ तब सर गजरे लेते शॉप से निकले थे, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, सर ठीक है। हाशिम दूसरी की तरफ गार्ड्स को इशारा करते खुद भी गया। सब कुछ मेरी फरमाइश की वजह से हुआ। आयत जो पीछे ही खड़ी थी हाशिम से गजरे का सुन खुद से बड़बड़ाई। काश मैं इसको गजरे लाने का नहीं बोलती। आयत रूहान सी बिलक बिलक कर रोते हूर के गले लगी। आयत ऐसे मत सोचो। हूर ने इतना कहते इसको खामोश करवाना चाहा। ध्यान से बेटा। सुल्तान शाह बुरहान को गाड़ी से निकलते देख फिक्र से बोले, मैं ठीक हूँ। वो इनको ऐसे इतना फिक्रमंद देखते हल्के से मुस्कुराया। मेरे ख्याल में शाह को अभी आराम करना चाहिए। सफदर तुम पार्टी के लोगों से मिल लो। सुल्तान शाह बुरहान को घर में दाखिल होने का इशारा करते खुद अकरम के साथ ही सफदर से मुखातिब हुए। बुरहान सभी को वैसे ही बाहर छोड़ घर में दाखिल हुआ, क्योंकि चोट इसके सर पर लगी थी। वैसे वो बिल्कुल ठीक था। आयत आज जो तहज्जुद पढ़ने का सोचते सोफे से उठते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। बुरहान की आवाज़ सुन तेजी से पलटी। आयत की भीगी पलकें सामने खड़े जाने दुश्मन को देख बिना ख्याल किए इसकी तरफ खींची गई। आयत तेजी से भागते उसके दिल से जा लगी। बुरहान जिसको लगा था वो इसके पास आते रुकेगी, हैरानगी और खुशी के तासुरात लिए बेयकीनी से इसको अपनी खुशबू और खुद की सांसों में भर गया। मैं मरकर भी कभी
ایسی فرمائش نہیں کروں گی۔ وہ ویسے ہی اس کے گلے میں لگی، اس کو مضبوطی سے خود میں بھیچے مقابل سے سرگوشی کر گئی۔ وہ بے یقینی خیال میں اس کے انداز پر ہلکے سے لب میں آ گیا۔ برہان جو اس پل خود کو اس میں بیچ لینا چاہتا تھا، خود کے جذبات پر قابو رکھتے اٹھتے ہاتھوں کو واپس سے مٹھیاں بناتے نیچے کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، جب تک تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ غمگین لہجے میں بولتے اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھو گیا۔ وہ مقابل کی جستجو سے ہلکے سے کسمسائی۔ آیت، یہ ہمارا روم نہیں ہے، میرے پیچھے ہی سلطان انکل اور اکرم ماموں بھی ہیں۔ برہان اس کو ویسے ہی خود سے لگے رونے میں مشکوک دیکھ ہلکے سے کان میں سرگوشی کرتے آگاہ کر گیا۔ آیت جتنی تیزی سے مقابل کے گلے لگی تھی اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹی۔ اکرم اور سلطان شاہ جو واقعی برہان کے پیچھے گھر میں داخل ہو چکے تھے، آیت کو ایک دم سے برہان سے دور ہوتے دیکھ ہلکے سے مسکرا گئے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو میں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا وہ ایک دم صحیح تھا۔ اکرم جو کنفرم کرنے آئے تھے کہ ان کی بیٹی واپس آ کر خوش ہے یا نہیں، ابھی آئے تھے اور برہان کو ایسے دیکھ دل میں سکون محسوس کر گئے۔ شاہ چلو جا کر آرام کرو، آیت بیٹا اپنے شوہر کے لیے جلدی سے کھانا کا کچھ لاؤ، دوائی دینی ہے۔ سلطان شاہ برہان کو آگے بڑھتے دیکھ آیت کو جلدی سے کھانے کا کچھ لانے کا بول گئے۔ جان تبھی حور جو اوپر کھڑی تھی آیت کے فون کو بند کرتے تیزی سے سیڑھیوں کو عبور کرتے گلے لگی۔ حور برہان تو حیران سا اس کو ویسے ہی خود سے لگائے خوشی عیاں کر گیا۔ سنو لڑکی، اس سے پہلے آیت برہان کے لیے ہلدی والا دودھ لیتے روم میں داخل ہوتی، حور کے اچانک سے پیچھے آتے پکارنے پر چونکتے اس کو دیکھا۔ اپنا فون بھی لیتی جاؤ، اور ہاں، جان کو دودھ دینے کے بعد ذرا اپنے فون میں دیکھ لینا۔ حور فون دودھ والی پلیٹ میں رکھتے آخر میں بولتے ایک آنکھ دبا گئی۔ مطلب آیت کے الفاظ جیسے ویسے ہی لبوں میں بھیچے کیونکہ وہ آرام سے اپنی بات کہتے روم میں گھس جو گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ آیت برہان کو ڈریسنگ ٹیبل پر پاس جھکتے دیکھ فکر سے اونچی آواز میں پوچھتے اپنی طرف مقابل کا دھیان بٹا گئی۔ تمہارا انتظار۔ وہ ویسے ہی کھڑا ہوتے سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ دودھ آیت جو پہلے دودھ ٹیبل پر رکھنے لگی تھی پھر سیدھے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اس کے مقابل آئی۔ اس کو یہاں رکھو۔ برہان نے تیزی سے دودھ پکڑتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ خود یہاں بیٹھو۔ ساتھ ہی وہ آیت کے سامنے والی چیئر پر بٹھا گیا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اتنا سا کہتے بیڈ کی طرف گیا۔ آج جو فون ٹیبل پر رکھنے لگی تھی حور کی بات یاد آتے جلدی سے فون اوپن کیا۔ یہ جیسے فون اوپن کیا سامنے ہی تصویر تھی جس کو آیت دیکھ آیت کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس کا مطلب حور نے یہ پک کھینچی۔ آیت اپنی اور برہان کی تھوڑی دیر پہلے والی گلے لگی والی پک دیکھ بڑبڑائی۔ تمہارے گجرے کہا تھا نا لے کر ہی آؤں گا۔ برہان جو آیت کے بالکل سامنے نیچے زمین پر بیٹھ چکا تھا پیار سے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے گجرے پہنایا۔ آیت اس کو آرام سے بیٹھتے دیکھنا شروع ہوئی تھی۔ مقابل نے دوسرا ہاتھ پکڑتے اس میں بھی گجرا پہنایا، ساتھ ہی نیلی آنکھوں کی باڑ اٹھاتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ جب پہلے ہی ہنوز اس کو دیکھنے میں مصروف تھے، کہیں محبت تو نہیں ہوگی؟ وہ اس کو خود کو اتنے غور سے دیکھتے دیکھ آنکھ دباتے ہوش میں لایا گیا۔ جلدی سے دودھ پی لو اور سو جاؤ۔ اتنے جھٹکے سے اپنے ہاتھ مقابل کے ہاتھوں سے نکالے تو وہ منہ بناتے بیٹھ اٹھا۔ کیا بات ہے، ایک تو بندہ جان پر کھیل گجرے لایا ہے، شکریہ تو دور کی بات پیار سے مسکرا ہی دیتی۔ برہان دودھ کا گلاس لیتے آرام سے بیڈ پر چڑھتے لیٹنے والے انداز میں بیڈ سے ٹیک لگائی۔ شکریہ کیسا، یہ تو تمہارا فرض نہیں تھا۔ آیت پلیٹ لیتے برہان کے قریب ہی آتے بیٹھی تو مقابل نے جلدی سے دودھ ختم کرتے گلاس پلیٹ میں رکھا۔ چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ۔ آیت اس کو خاموش دیکھ ہلکے سے مسکراتی ساتھ ہی اگلا حکم دے گئی۔ کیا میں آج سے ہمیشہ یہاں سونے والا ہوں؟ برہان نے یہ پوچھتے اس کے جاتے قدم روکے۔ تمہاری مرضی ہے، وہ بنا دیکھے مقابل کے جواب دیتے خوشی عطا کر گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بھائی، تو پلیز آرام کر۔ برہان جو بیڈ پر لیٹ چکا تھا اماد کا فون اٹھاتے اب کے اس کو سمجھانے آنے سے منع کیا۔ شاہ مجھے سچ سچ بتا، یہ کس کا کام ہے؟ وہاں جو فکر مند ہوتا بولا تھا اب کے مقابل کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ ابھی کچھ بتا نہیں سکتا، پتہ کروا رہا ہوں، جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ برہان اپنے ماتھے پر چوٹ کے نشان دیکھتے پٹی پر ہاتھ لگا گیا۔ کون کون تیرے پاس پہنچ گیا؟ اماد کو اچانک سے جہانگیر کی کال یاد آئی جس نے بتایا تھا سلطان شاہ لوگ برہان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اکرم محمود سلطان انکل لوگ پہلے ہی آئے ہوئے تھے، ساتھ میں حور بھی سرپرائز دینے آئی تھی۔ برہان ہلکے پھلکے انداز میں بولا، چل میرے بھائی تو آرام کر۔ اماد نے اجازت لیتے کال کاٹی۔ تبھی آیت روم میں داخل ہوئی تھی، سرسری سے نگاہ برہان پر ڈالتے جائے نماز اٹھائی۔ مقابل بھی اپنی جگہ سے اٹھتے واش روم میں گھسا۔ آخر آج کی عشاء کی نماز جو ادا نہیں ہوئی تھی، آج جو تہجد کی نماز سے فارغ ہو چکی تھی، جائے نماز اکٹھا کرتے آرام سے دوپٹے کی پین کھولتے بیٹھ کے دائیں طرف جاتے کمبل کھولتے لیٹی۔ برہان بیٹھ کے دوسری سائڈ یعنی بائیں طرف جائے نماز پر اپنی نماز ادا کر رہا تھا۔ کیا آج سے ہمیشہ یہاں سونے والا ہوں؟ آج جس نے کروٹ بدلتے چہرہ برہان والی سائڈ کیا تھا، اس کی بات کو سوچتے اپنے شریک حیات کو دیکھے گئی، جبکہ ایک مسرور سی لہر اس کے بدن میں سرایت کر رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل پر قابو کرتے واپس سے چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔
यार किसी पर भी मुकदमा दर्ज करने की ज़रूरत नहीं, बुरहान सरहान के साथ ही पार्क में हल्के से दौड़ते दौड़ते बोला। सरहान जो आधी रात को मीरपुर से निकल चुका था, सुबह होते ही पहुंच बुरहान से और हद से मुलाकात की। बुरहान जो वॉक का सोचते निकलने वाला था, सरहान को देख मिल अकेला निकलता सरहान ने कह दिया वो भी साथ जाएगा। तो बुरहान ने इसको आने से मना किया था कि अभी तो लंबा सफ़र करके आए हो, लेकिन सरहान ने भी कह दिया था कि अगर मैं ना साथ गया तो तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। फिर ना चाहते हुए भी बुरहान को सरहान के साथ वॉक करने के लिए आना पड़ा। अभी दोनों पार्क का एक पूरा चक्कर लगा चुके थे जब सरहान ने मुकदमा का पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बुरहान जो सरहान के पूछे गए सवाल पर जवाब दे गया था, इसको घूरते देखने भागते से रुकते आराम से अपनी मकसूद जगह पर पहुंचते बेंच पर बैठा। खादिम ने जल्दी से टॉवल पास किया तो बुरहान ने पकड़ते फेस साफ करना शुरू किया। मुझे तुम पर शक है। सरहान ने भी आमने सामने खुलकर बात करना बेहतर समझा। कैसा शक? बुरहान जो टॉवल से मुंह साफ कर रहा था, सरहान के अचानक से शक के अंदाज में चौंकते पूछा। यही कि जिसने भी तुम पर हमला किया है उसके बारे में तुम जानते हो, इसीलिए तुम मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। सरहान भी तजाइया लहजे में गोया हुआ तो बुरहान ने गौर से इसके तासुरात देखे। अभी कुछ कह नहीं सकता, बुरहान तो टोक जवाब देते साथ ही मुस्कुराहट मुकाबले की तरफ उछालते रवाना हुआ। तो वो भी अपनी जगह से उठते इसके पीछे ही भागा। इतना बता दो, इस हमले में शराजी विला का तो कोई लेना देना नहीं ना? सरहान जो मुकाबिल के बिल्कुल साथ आगे भाग पूछ गया था। जवाब का मुंतजिर होते इसको देखा जो एकदम से उल्टे कदम लेते सरहान के पीछे सामने होते कदम उठाना शुरू हुआ। चलो तुम भी क्या याद रखो, बता ही देता हूँ। बुरहान वैसे ही कदम उठाते सरहान को आंख मारते हंसा। तो सरहान ने अबरूज का जवाबन घूरा, इन लोगों का कोई देना नहीं, मेरे बिजनेस के कुछ दुश्मन सर चढ़ गए हैं। आई होप इतना जवाब काफ़ी है। बुरहान जवाब पास करते वापस से सीधा होते दौड़ना शुरू हुआ तो सरहान भी अपनी रफ्तार से तेजी से बढ़ा। गुड मॉर्निंग। और जो किचन में दाखिल हुई थी आयत को मसरूफ देख बोलती फ्रिज की तरफ बढ़ी। सुबह खैर मैडम, ये जूस भी ताज़ा बनाया है। आयत हूर को फ्रिज से जूस निकालते देख टोकते जग की तरफ इशारा कर गई। ये किस लिए बनाया तुमने? वैसे आयत मुझे भी खाना बनाना सिखा दो, तुम्हारे खाने की तारीफ तो सभी बहुत करते हैं। हूर फ्रिज बंद करते जग में जूस का गिलास डालते बोली, ठीक है, आज का शाम का खाना तुम बनाओगी और मैं मज़े से तुम्हारे पास बैठकर अपने नोट्स बनाऊंगी। आयत चाय को उबाला दे तेजी से चूल्हा बंद करते मुलाजमा को आवाज़ दे गई, आयत मेरा जूस। सरहान जो वॉक से वापस आ चुका था सीधे किचन में दाखिल होते बिना हूर पर नजर डालते आयत को मुखातिब किया। ये रहा। आयत जो किचन से ही बुरहान और सरहान को आते देख चुकी थी, जूस गिलास में डालते सरहान के सामने किया। शुक्रिया। गिलास पकड़ते साथ ही स्माल पाइस कर गया। हूर जो गिलास हाथ में लिए खड़ी थी सरहान को आराम से आते और फिर जाते देख मुंह खोले हैरत आयत को घूर गई। तुम्हारे मुंह पर अभी से 12 क्यों बज गए? तुम्हारे और सरहान के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? आयत इसकी त्योरी माथे पर चढ़ाते देख नाश्ता मुलाजमा को टेबल पर लगाने का बोलते करीब हुई। मेरे खूबसूरत फेस पर 12 क्यों बज गए? अल्लाह का शुक्र है, मेरा मूड एकदम खुशगवार और तरोताज़ा से भरपूर चमक रहा है। अपने करेले से पूछो, खुद मुझे क्या पता कि वह ऐसे इतना जला हुआ क्यों है। और वैसे भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो हूर के मुंह पर 12 बजा सके। हूर ने भी फर्जी कॉलर झाड़ते आयत को बताया, सिवाय इसके जान के। इससे पहले हूर आगे कुछ बोलती बुरहान जो किचन में दाखिल होते इसकी आखिरी बात सुन चुका था। जवाब देते साथ ही इसके गाल पर किस करते गिलास जूस का उठाते लबों से लगाए, जबकि साथ ही नजरें अपनी पास खड़ी जिंदगी पर टिकाई जो मुकाबिल के हूर के साथ मोहब्बत के अंदाज पर देख सटपटाया। वैसे क्या न्यूज़ है? बुरहान अब के गिलास शेल्फ पर रखते हूर से बड़ों के इजलास का पूछ गया। चूँकि रात तो बुरहान से कोई सवाल ना पूछा गया था, लेकिन अभी नाश्ते के टेबल पर इजलास शुरू होने वाला था, इसलिए बुरहान ने हूर से जानना चाहा। वही होगा जो आप सोच रहे हैं और सबको बताने वाले नहीं हैं। हूर ने भी दांत निकालते बुरहान जो तैयार होने का मशवरा दिया था। बुरहान आराम से इशारा समझते बाहर गया, चूँकि वो सभी को डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे होते देख गया था। मेरी बात माने तो इन शराजी विला पर मुकदमा दर्ज करवा दें। सफदर शाह सभी को एक नज़र देख नाश्ते के दौरान बोले। बुरहान जो आराम से नाश्ता करने में मगन हुआ था, जैसे कोई आसपास मौजूद ही ना हो। निवाला मुंह में रखते सरसी सा सफदर शाह को देख गया। सरहान भी खामोश नाश्ते को करते चुटकी सी निगाह डाल जायजा लिया। और जब बुरहान के साथ ही बैठी हुई थी, नवाला मुंह में रखते काट खाने वाली नजरों से सरहान पर डालते आयत को देख गई जो मुसलसल इसकी हरकतों को नोट कर रही थी। शाह, हम तुम्हारे मुंह से सारा वाकया सुनना चाहते हैं। तुम कहाँ से आ रहे थे? ये अचानक से कैसे हुआ? तुम रोड पर गार्ड्स के बिना क्या कर रहे थे वगैरह? सुल्तान शाह प्लेट में चम्मच रखते टिश्यू लेते मुंह साफ करते बुरहान से संजीदगी से बोले। हाँ सच, कल तो ये नवाब साहब मीरपुर में थे ही नहीं। रात शाही सवारी भी कहीं और से ही आई थी। सफदर शाह जिनका अचानक से याद आया था, इनके खबरियों ने बताया था कि बुरहान शाह मीरपुर से गए हुए हैं। याद आते ही तेजी से कहा, मैं एक्चुअली मुल्तान गया था कल। मेरी एक मीटिंग थी अमाद के साथ वहाँ।
तो बस इसीलिए मीरपुर से बाहर था। रात लेट नाइट वापसी हुई। वहाँ से मैं घर ही आ रहा था जब ये वाक़या पेश आया। बुरहान भी नाश्ता ख़त्म करते, हाथ साफ करते, हल्के फुल्के अंदाज में बोलते सुल्तान को जवाब देना शुरू हुआ। गाड़ी से बाहर क्यों निकले? अब क्या खास संजीदगी से अगला सवाल पूछा। आज जो आराम से बैठी हुई थी, याद आते कि गजरे लेते हुए ये सब कुछ हुआ, खांसना शुरू हुई। पानी होने जल्दी से इसको पानी पास किया तो बुरहान जो इसके साथ ही बैठा हुआ था हल्के से मुस्कुराते आंख दबा गया। ठीक हो बेटा, सुल्तान शाह फिक्र से बोले तो आयत ने फ़ौरन से अपना सर हाँ में हिलाया। मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने घर पर आने वाला था और मेरा दोस्त लंदन का फ्रेंड था, तो मैं इसके लिए फूल लेने गया था। फूलों की शॉप से निकला तभी मुझ पर किसी ने गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया और गोली मुझे लगने की बजाय फूलों की टोकरी पर लगी। बस निशाने के साथ मेरा ध्यान भी उस आदमी पर गया और इससे पहले वो मजीद कुछ कर पाता, गार्ड्स ने इसको दबोच लिया और अपने गन से खुद को मार गया। वो सिर्फ एक ही था। अकरम ने संजीदगी से पूछा। नहीं मामू, गाड़ी में 4 लोग थे, इन लोगों ने भी गोलियां चलाई थी। तभी मेरे वफादार ड्राइवर ने आगे होते मुझे धक्का दिया तो ये सर चोट लगी और मेरे हिस्से में आने वाली गोली इसको लग गई। अब के बुरहान थोड़ा अफसोदगी से बोला तो सबने मुकाबिल का चेहरा झुकाए। शाह, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे? सुल्तान शाह ने शकी नज़रों से देखते सवाल दागा। नहीं, मुकाबिल चेहरे पर पुरसुकून से मुस्कुराहट फैलाए कहा। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। अगर हमें पता चला उसके पीछे वकार शराजी या उसके बेटे का हाथ था तो तुम ये जानते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन होगा। फिर तुम्हें मीरपुर से हम लाहौर सुरहान के पास शिफ्ट कर देंगे। सुल्तान शाह बुलंद आवाज़ में 2 टोक बोलते तो सभी एहतराम से खड़े हुए। बेफिक्र है, वकार शराजी या उसका बेटा इतना भी बहादुर नहीं कि आसानी से मुझ पर अपने गले में डाल ले। वो मेरी ताकत और दुश्मनी के तरीके अच्छे से समझ चुके हैं, ये इनका काम नहीं है। बुरहान ने भी संजीदगी से बोलते सुल्तान शाह को लाजवाब किया। ठीक है शाह। सुल्तान शाह ने अब के नरमी से मुकाबिल के कंधे को थपथपाया। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? बुरहान ने भी आराम से अगला सवाल पूछा। अभी हम बड़ी शाहू हवेली गांव में जाएंगे, वहाँ पर ज़मीनों का जायज़ा लेना है, फिर वापसी साहिवाल जाने की। सुल्तान शाह बुरहान को बताते अपने प्रोग्राम से आगाह कर गए। इतनी जल्दी वापसी? अभी मत जाएं, कुछ दिन तो यहाँ मेरे पास ठहरे। बुरहान ने बच्चों की तरह कहा तो वो प्यार से इसके माथे को चूम गए। शाह, बहुत से काम छोड़कर यहाँ आए हैं, फिर कभी चलें। ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। बुरहान ने इतना कहते सुल्तान शाह को गले लगाया। बाबा साईं, आप सिर्फ हवेली का चक्कर लगाएंगे, ज़मीनों को मैं खुद देख लूँगा। मैं कुछ दिनों के लिए ही बुरहान के पास ठहरने वाला हूँ। सरहान ने आराम से कहने रुकते का बताते सुल्तान शाह और सीधे हवेली से होते हुए वापस साहिवाल जाने का मशवरा दिया। ये भी ठीक है शाह। वो 2 टोक हामी भरते आगे बढ़े तो बुरहान अकरम इनको पीछे से आते देख आराम से बैठा। वैसे जान, मुझे तो बता दें इन लोगों का, कसम से वो हाल करूँगी खुद खून के आंसू वो लोग रोएंगे। और बुरहान के करीब होते मिनमिनाई तो सरहान ने खा जाने वाले अंदाज में इसको घूरा। हाँ, इसको बता दो ताकि जो बाकी कसर रह गई है सबको परेशान करने वाली वो ये पूरी कर दे। जो काम इसको आने चाहिए वो तो आते नहीं, लेकिन ऐसे कामों में घुसने के लिए काफ़ी माहिर खिलाड़ी बनती है। सरहान जो आयत से चाय पीते पकड़ते सिप लगाने शुरू हुआ था। इसके बाद सुनते ही स्पॉट साहब चेहरे बनाते बोला, तुम्हारा मसला क्या है? जब देखो मेरे काम पर ही वार करते हो। और भी खाली मैदान देख मुकाबिल पर चढ़ दौड़े। बुरहान और आयत ने हैरानगी से दोनों की तरफ देखा, जो इन दोनों की मौजूदगी को फरामोश करते लड़ना शुरू हुए थे। तुम्हारा काम तुम्हारी हरकतों की वजह से दरमियान में आता है, इसी काम में की वजह से तुम लापरवाह होती चली जा रही हो। सरहान ने भी ये बोलते साहब जैसे सारे हिसाब बराबर करना चाहे। हूर, आयत ने ऊंचा बोलते हूर को बुरहान की तरफ इशारा किया, जबकि हूर लब भीचे शाने चुका गई। 1 मिनट भाई, क्या हुआ है? ऐसे तलवार लिए क्यों चढ़ रहे हो? पीछे से ही लड़ते हुए आ रहे हो या यहाँ इत्तेफाकन लड़ाई हो गई? बुरहान हूर को गुस्से से जाते देख सरहान से पूछा, मुझे पहले तो एक बात बता, तेरी इस जान की परवरिश किसने की है? वैसे तो अस्मा अम्मी ने की है, लेकिन हूर को ऐसे बनाने में मेरा हाथ सबसे बड़ा है। बुरहान ने दिलफरेब मुस्कुराहट उछालते सरहान का सर पकड़ने पर मजबूर किया। क्या बात है तुम्हारी? इसका मतलब है इसको ऐसी जिद्दी और कामचोर तुमने बनाया है? अल्लाह, या अब ऐसे भी मत बोलो, मेरी जान कोई कामचोर नहीं है, बहुत मेहनती है। अगर वो लगन और दिल लगाकर इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम ये बताओ, तुम किस बात पर इतने तपे हुए हो? बुरहान ने 2 टोक बताते अब के मसनूई आंखें गाड़ते इस्तफार किया। आयत खाना कैसा बनाती है? सरहान सामने दोनों को खड़े देख अब के नॉर्मल अंदाज में जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर गया। लाजवाब। मुकाबिल के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट ने हाथा किया। अच्छा लगता होगा ना जब वो तुम्हारे लिए खाना बनाती और सर्व करती है तब? सरहान ने वैसे ही सामने देखते अपना सवाल रखा। हाँ, बहुत अच्छा फील होता है जब वो ऐसे करती है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे उसके कुल दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जिसके लिए वो ये सब कुछ करेगी। उफ, ये एहसास मोहब्बत अब के मुकाबिल ने गंभीर लहजे में बोलते साथ ही एक अदा से दिल पर हाथ रखा। यह एहसास मैं महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी जान से प्यारी बहन मुझे एहसास कभी फील नहीं करवाएगी, क्योंकि इसको तो बाहर के काम करने हैं। सरहान ने दांत पीसते अपना मसला अच्छे से बुरहान के पर आया किया।
تو وہ دبی سی ہنسی ہنستے کنٹرول کر گیا۔ یہ مسئلہ ہے۔ جیسے سرحان نے برہان کے طرف دیکھا، وہ پوری طرح سنجیدہ تھے، افسردگی والا چہرہ بنا گیا۔ ہنسی آ رہی ہوگی تمہیں؟ سرحان بھی سامنے کا منظر چھوڑ برہان کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں تو وہ اپنی ہنسی کو چھپاتے ناکام سی کوشش کرتے نیلی آنکھیں بھی پھیر گیا۔ فکر نہیں کرو، ایک دن وہ سب کچھ تمہارے لیے کرے گی۔ اتنے جلدی ہی مجھ سے کوئی مہربانی نہیں کی۔ برہان اب کے اٹھتے گویا ہوا تو سرحان بھی اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوا کہ وہ جانے کہ وہ پل کب آئے گا۔ لاہور، کیا ہوا؟ تو ایسے منہ کیوں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے؟ شہریار جو ایان کے ساتھ ہی کلاس لیتے فری ہوا تھا، اس کو گہری سوچ میں گم دیکھ ہلاتے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی کچھ الجھا ہوا ہوں۔ ایان اپنی سوچ کو جھڑکتے جواب پاس کیا۔ پھر بھی بتا، تو کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہا ہے۔ شہریار نے اصرار کیا تو ایان سیدھے ہوتے بیٹھا۔ یار مسئلہ ہے یہ ہے کہ جب سے گھر والوں نے اب اس سے بات میری پکی کی ہے، میں بہت بے چین سا رہنے لگ پڑا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں اس رشتے سے ناخوش ہوں۔ ایان نے الجھتے وہ بولتے شہریار کو حیران کیا۔ واٹ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو چاہتا ہے؟ شہریار نے بھی حیران ہوتے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے کوئی محبت نہیں ہے اب اس سے۔ یار جب بھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے مجھے اس کے لیے کچھ فیل نہیں ہوتا، میں پریشان ہو چکا ہوں۔ ایان نے اب کے بولتے اس کا اپنا سر پکڑا تو شہریار اس کو دیکھ کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ ایک کام کر، اپنی آنکھیں بند کر اپنی زندگی کی خوبصورت پل یاد کر، دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے۔ شہریار حسن کا طریقہ ایان کو بتایا جو اس نے ایک بار شہریار کو بتایا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایان پریشانی میں اس کی بات سن ہنستا۔ تجھے پتہ چل جائے گا تیرا دل کیا چاہتا ہے۔ شہریار نے اب کے اس کو گھورتے گویا ہوا تو ایان نے تیزی سے آنکھیں بند کی۔ تبھی مقابل کو حیا کا چہرہ یاد نظر آیا تھا جب حیا نے ایان کے ساتھ ڈانس کیا تھا۔ حیا اس سے پہلے وہ مزید کچھ دیکھتا ہڑبڑاتی آنکھیں کھولی۔ کیا نام لیا؟ شہریار جو سننے والا تھا شور کی وجہ سے نہ سمجھی سے ایان کو پوچھا۔ تبھی مقابل کا فون بجا تھا۔ کچھ نہیں ایان، عالیہ کا نمبر دے۔ تیزی سے بولتے اٹھا۔ کیسے ہو ایان؟ عالیہ جس نے ایان کو کال کی تھی اسلام کرتے ساتھ ہی دریافت کیا۔ آپ نے کال کی، کام ہو گیا؟ ایان جس کا دل حیا کے نام پر دھڑکتے اس کو جھٹک گیا تھا، گھبراہٹ سے بھرے انداز میں پوچھا۔ فون کان سے لگائے نظریں ادھر ادھر گھمائے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایان آپ کا کام ہو گیا ہے، میں کچھ مصروف تھی اسی لیے آپ کے کام میں نے کسی سے اپنے دوست کو کرنے کا بولا تھا، اس نے ساری انفارمیشن نکال لی۔ ابھی یہ بتاؤ اس سے تم کب مل سکتے ہو؟ عالیہ جو آفس میں تھی ایک فائل الماری سے نکالتے ٹیبل پر رکھی۔ آپ ایسا کریں عالیہ، اس کو یہاں میری یونی آنے کا بول دیں، میں اس کو یہاں قریبی کافی شاپ میں لے جاؤں گا۔ ایان کی جو ایسے خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس کو بھی بھیجتی ہوں، اب مل لیں۔ عالیہ نے اتنا کہتے فون بند کیا۔ آج سب کلیئر ہو جائے گا۔ ایان مسکراتا جلدی سے اگلی کلاس لینے کو رد کرتا یونی کے گیٹ کی طرف بھاگا۔ کیا لیں گی آپ؟ ایان عالیہ کی فرینڈ کے ساتھ کافی شاپ میں بیٹھے ویٹر کو آواز لگاتے پوچھا۔ نو تھینکس، میں تھوڑی جلدی میں ہوں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولتی بیگ سے فائل نکالتے ایان کو ایک لفافہ پکڑا گئی۔ جس لڑکی کے بارے میں پتہ کرانے کا مجھے عالیہ نے کہا تھا، میں نے اس کی ساری انفارمیشن یہاں سیو کر دی ہے۔ اور ایک بات عالیہ نے بتایا تھا کہ وہ کوئی لڑکی آپ سے ملی ہے، جس نے کہا وہ لڑکی وہ وہی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ تو میں بتا دوں مسٹر ایان، وہ لڑکی وہ نہیں ہے جس نے آپ کو ہر جگہ فالو کیا ہے۔ وہ اتنا بولتے ایان کو حیران کرتے شاکڈ کر گئی۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، میں یہ بات عالیہ کو بھی بتاؤں گی۔ سب سے پہلے سوچا آپ کو بتا دوں، عالیہ نے بتایا کہ اس لڑکی نے آپ کو ساہیوال، ملتان اور یہاں لاہور تک فالو کیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ایان سے دریافت کر گئی۔ ہاں جی، سب سے پہلے اس لڑکی نے مجھے ملتان میں فالو کیا تھا۔ ایان لفافہ ویسے ہی ٹیبل پر رکھتے کہا، یہ لڑکی ایک آرمی سیکرٹ ایجنٹ ہے اور آج کل یہی کسی کیس پر لاہور میں ہی کام کر رہی ہے۔ لڑکی کی سبھی تصویریں جب اس نے آپ کے تحفے بھیجے اس لفافے میں ثبوت کے طور پر لائی ہوں۔ کافی بڑے خاندان سے تعلق ہے، باپ بھی پہلے آرمی کا آفیسر تھا، اس کے 2 بھائی، ایک لڑکی خود اکلوتی بہن ہے۔ بھائی کا اپنا بزنس ہے اور ساتھ میں وہ شادی شدہ ہے، اور دوسرا بھائی لڑکی کے ساتھ ہی یونی میں پڑھتا ہے۔ اور ایک اور بات، اب کے بولتے ٹھہری۔ ایان نے غور سے دیکھا، آپ کا شک بالکل ٹھیک تھا، لڑکی خود بھی اسی یونی میں پڑھتی ہے، آپ کو جانتی ہے، اسی لیے تو آپ کے ساتھ بھی پکس ملی۔ وہ لڑکی آرام سے بولتے ایان کے لفافہ کھولنے کی طرف اشارہ کر گئی۔ ایان نے اشارہ ملتے جیسے لفافہ کھولنا شروع کیا۔ لڑکی کا نام حیا خان ہے۔ جیسے ایان نے پہلی تصویر نکالی، حیا کی ملتان ہوٹل میں کھڑکی کے پاس پک دیکھ ساکت سا سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ گیا، جس نے نام حیا خان بولتے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا تھا۔ حیا، وہ بے یقینی سے پکس کو دیکھنا شروع ہوا۔ آئی ہوپ مسٹر ایان آپ کا کام بن گیا ہوگا۔ وہ لڑکی اپنے فون پر میسج کی بھیڑ سن بیگ بند کرتے کھڑی ہوئی تو ایان پکس کو ویسے ہی لفافے میں ڈالتے کھڑا ہوا۔ بہت شکریہ آپ کا، جو آپ نے میرا اتنا بڑا کام کر دیا۔ ایان نے اتنا بولتے اس کو جانے کی اجازت دی تو وہ بیگ لیتے شاپ سے باہر نکلی۔ حیا، ایان کا تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جس لڑکی نے اس کو اتنا تنگ کیا وہ کوئی اور نہیں حیا تھی۔ تبھی اس کو نعمان کے الفاظ یاد آئے، کسی نے میری بہن کا دل توڑا ہے۔ ایان کو جیسے سب کچھ یاد آیا تھا۔ اگر حیا وہ لڑکی تو وہ خود سامنے کیوں نہیں آئی، اپنی کزن کو میرے آگے کیوں کیا؟
आयन का दिमाग जैसे फटने का हुआ। अगर कोई इसके सवालों का जवाब दे सकता था वो सिर्फ हया थी। अयान ने लिफाफा उठाते फाइल हाथ में पकड़ी थी और कॉफी शॉप से निकला। मीरपुर। सभी लोगों का शक तुम लोगों पर ही गया था, लेकिन वो तो बुरहान ने खुद बोल दिया कि इस बार ये काम इन लोगों का नहीं, इसलिए अभी तक कोई यहाँ नहीं आया। फैसल शाह जो सुल्तान शाह और अकरम से मुलाकात करते सीधे शराजी भी लाया था। वकार शराजी को बुरहान के बारे में आगाह किया, चूँकि वो सब भी हैरान हो गए थे कि इनके अलावा इसका दुश्मन कौन हो सकता है। वैसे तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि आखिर ये किसका काम हो सकता है जिसने उसको मारने से पहले एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। हैरत है। वकार शराजी फैसल शाह को आराम से चाय पीते देख तासुफ से बोला, मैं तो खुद चाहता हूँ इन लोगों के बारे में कि मुझे एक बार इल्म हो जाए, फिर मैं उनके साथ अपने साथ भी शामिल कर लूँगा। फिर देखना सुबहान शाह को कैसे ख़त्म करता हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं इसको भी मुराद शाह जैसी मौत दूँ। काश एक बार भी फिर से ऐसा मौका मेरे हाथ में आए। ये लड़का जब भी मुझे इससे मिलता है घूर घूर कर मेरी आधी जान निकाल देता है। फैसल शाह को बुरहान के कहर बरसाती आंखें याद आई थी और आगे तने हुए। गुस्से से का फिक्र ना करो, याद नहीं मुराद शाह भी ऐसे ही अड़ता था, आज देखो कहाँ है। वैसे ही इसका भी वही हाल करेगा। वकार शराजी ने फैसल शाह को हौसला रखने का बोला तो फैसल शाह खामोश से होते सरशार शराजी को देख गया। तुमने इतनी खामोशी खुद पर तारी क्यों की हुई है? फैसल शाह चाय का कप खाली करते टेबल पर अक्सर शार को मुखातिब कर गए। कुछ नहीं। खैर जमाल कहाँ होता है आजकल? नजर नहीं आता। सर शार मौजू बदलते सीधे जमाल की नोक रखी। कहाँ होना है इसने? आजकल वो मसरूफ़ है। फैसल शाह हड़बड़ाते सर शार को ये सिग्नल दे गए। जान आपने मुझे बुलाया था। और बुरहान के रूम में दाखिल होते रिश्तगी से पुश बेड पर बैठी। बुरहान जो अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रहा था, आईने से हूर को देख परफ्यूम उठाया। हूर तुम्हारे और सरहान के दरमियान कोई लड़ाई चल रही है? बुरहान खुद परफ्यूम छिड़कते वैसे हूर से मुखातिब हुआ। लड़ाई? वो बैठे से उठते खड़ी हुई, जबकि तभी आयत ने गौर से बुरहान को देखा। ऐसा कुछ भी नहीं है जान। हूर ने आराम से जवाब पास करते जैसे बात खत्म करनी चाहिए। क्या तुम सरहान के साथ खुश नहीं? अब के वो पलटा था और जो संजीदगी से पूछते इसके बिल्कुल सामने आता है। खुश हूँ? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको लगता है मैं ना खुश हूँ? हूर ने मोहब्बत से अपने भाई को देखते बाहें फैलाए गले में हार बनाया। जैसे सरहान नीचे तुम्हें बोल रहा था, उसने तो मुझे यही लगा कि शायद तुम दोनों एक साथ खुश नहीं हो। बुरहान जो ऐसे संजीदा बने हूर के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहा था वो अपने रिश्ते को संजीदा ले। स्पॉट चेहरा बनाते हूर के हाथ अपने गले से निकाल वापस से ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया और जाते वॉच उठाते पहननी शुरू की। आज को बुरहान के ऐसे बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो अब क्या आराम से किताबों को बंद करते टेबल पर सेट करना शुरू हुई। जान ये तो ऐसे ही वो कह रहा था, वो कभी कभी गुस्सा आ जाता है। और बेड से उठते मुकाबिल के करीब आते धीमे से बोली, क्या मतलब कभी कभी गुस्सा आ जाता है? ये उसका घर तो नहीं, वो यहाँ मेहमान आया है। इस बात को उसको जहन में रखना चाहिए। वो कैसे तुमसे बदतमीजी कर सकता है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बुरहान हनून चेहरे पर संजीदगी से जाए कहा तो और बुरहान के तेवर देख एक पल के लिए डरी कि कहीं सच में लड़ाई ज़्यादा ही तो नहीं बढ़ गई। अब तुम मुझे और आयत को देखो, क्या हमारे दरमियान ऐसा कोई छोटी सी भी बात पर झगड़ा हुआ है? बुरहान ने हूर को सामने देख अपनी और आयत की मिसाल देनी चाहिए तो आयत इसके ऐसे इतने अच्छे बनने पर ऊँधों की तरह मुंह खोल गई। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता इन दोनों को हमारी मिसाल देने की ज़रूरत है। और जो पहले तो खामोश थे, लेकिन बुरहान अपने भाई होने के हक से हूर से बात कर रहा था। अब के मामला आगे बढ़ते खुद पर आता देख बोले बिना ना रह सकी। मुझे नहीं लगता कि शाह की कोई गलती है। हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, इनका कोई अनोखा झगड़ा तो नहीं हुआ? आयत ने सवालिया अंदाज में पूछा। हूर सरसीसा हूर को देखा जो आयत की बात में हाँ मिलाते सर हिलाना शुरू हुई थी। अच्छा तो हमारी मिसाल क्यों नहीं दे सकता? फरहान जो पहले तो हूर को समझाने के लिए, इसको फील करवाने के लिए बोल रहा था, अब के सच में स्पॉट रहते आयत की तरफ मुड़ा। चूँकि इसका शाह कहना मुकाबिल के बदन में आग से भी ज़्यादा जलाने वाला अमल कर गया था। हमारे रिश्ते में भी तो ऐसे कई इनसे बड़े झगड़े हुए हैं। सभी के रिश्तों में ऐसा मोड़ आता है। और रही बात गलती किसकी है, तो शाह की कोई गलती नहीं, हूर लापरवाह ही करती है जो शाह को पसंद नहीं। हूर को शाह का ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी शाह को अपनी परी से जितनी मोहब्बत है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आयत को बुरहान के शाह के खिलाफ बोलना जुबान चलाने पर मजबूर कर गया। जान आप मेरी तरफ देखो। इससे पहले बात दोनों के दरमियान बढ़ती, हूर ने अकल से काम लेते बुरहान को अपनी तरफ मतवज्जो करवाया। वो नहीं चाहती थी उन लोगों की वजह से इन दोनों में झगड़ा होता। जान मेरे और मिस्टर सरहान के दरमियान तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। और आपको एक राज की बात बताऊं, अब क्या हूर ने बुरहान के कंधे को खुद की तरफ झुकाते कान में सरगोशी की। मैं अक्सर जानबूझकर तंग करने के लिए ऐसे करती हूँ। हूर अपनी बात खुद ही कहती हंसी तो बुरहान भी नॉर्मल चेहरे से स्माइल पास कर गया। रिंग। इससे पहले हूर आगे कुछ कहती, फोन पर आलिया का नंबर देख बुरहान को देखते रूम से निकली। आज जो दोनों को ही देख रही थी, हूर से जाते वापस से अपने काम में मुतवज्जो हुई। तभी रूम का डोर एकदम से बंद हुआ था। आयत अचानक से इतनी जोर से डोर बजने पर डरते मुड़ी।
हूर के सामने क्या साबित करने की कोशिश की जा रही थी? आयत डरते ही मुड़ रही थी, अभी संभली भी ना थी। मुकाबिल के खुद के बेहद करीब खुद को दबोचे देख लर्जी मुकाबिल की सख्ती पर दबी सी सिसकी गले से बरामद हुई। जिस अनसुनी करने मुकाबिल ने माथे पर बल डाले। जानता हूँ हमारे रिश्ते में बहुत कुछ और ऊपर नीचे हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं सबके सामने उसका तमाशा बना दो। छोड़ो मुझे प्लीज। आज जिसको बुरहान की उंगलियां अपनी बाजुओं में धंसती हुई महसूस हुई। दर्द की बर्दाश्त से जवाब देते मुकाबिल ने खुद को छुड़वाने की एक नाकाम सी कोशिश की। मैं कोई तमाशा नहीं बना रही थी शाह के बारे में। आयत और बुरहान जिसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी उजरत से अपना नाम पुकारते इसकी जुबान को ब्रेक लगा गया। तुम्हारे लिए शाह कौन है? अगर तुम मुझे साफ अल्फाज में बता ही दो तो जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करती हो। जानती हो मुझे सख्त नफरत है तुम्हारे सरहान को। वो बोलते बोलते रुका था जबकि बाजू पर सख्ती मजीद बढ़ाई। और जो हैरान थी इसके बिहेव पर। शाह सुन जैसे बहुत कुछ समझी। वो बेदहानी में क्या कर गई थी। वो अच्छे से जानती थी बुरहान को कितनी नफरत है उसका सरहान शाह को कहना, लेकिन फिर भी वो इसको तकलीफ दे गई। आयत की भीगी आंखें फैली थी जबकि धड़कते दिल से सभी दर्द को भूले मुकाबिल को देखा। मैं वो मुकाबिल ने दृष्टि से बात कही और इसको धक्का देते छोड़ा तो वो लड़खड़ाई। आई जो तवाज़ुन बरकरार न रख पाई थी। गिरने को मुकाबिल ने होशियारी से काम लेते इसके गिर्द अपना सार बांधे इसको गिरने से बचाया। अच्छे से सोचो और मुझे एक जवाब दो ताकि मैं हर रोज आग में जलना बंद कर जाऊं। वो दो टोक स्पॉट आंखें लिए बोला तो आज इसको जाते देख भीगी पलकों से गिरते आंसू गालों से रगड़ गई। खादिम गाड़ी को वापस घर की तरफ डालो। क्या हुआ साईं? खादिम बुरहान को आता उतरा चूहा चढ़ा से देख फिक्र से बोला। जो कहा वो करो। वो गाड़ी के शीशे खोलते उकताए लहजे में गोया हुआ तो खादिम ने जल्दी से आगे बैठते अपने साथ ड्राइवर को गाड़ी घर की तरफ मोड़ने का इशारा किया। मैं कैसे इसको तकलीफ दे सकता हूँ? मैं कैसे खुद से किया वादा भूल गया कि मुझे सिर्फ इसको खुश रखना है। बुरहान जो गाड़ी का शीशा नीचे कर चुका था खुद से किए वादे याद करते दिल में बढ़ रहा है, लेकिन उसका शाद तो मैं ही हूं ना। दिल ने खुद से खुद को जैसे तसल्ली देनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि वो किसको शाह बोलती है? जिंदगी तो तुम्हारे साथ ही गुजारने वाली है। वो गुस्से से खुद सोचते गुस्से को ठंडा करने की कोशिश में लगा था। कितना जालिम इंसान बन जाता है। एक बार भी मेरी मासूम बाजू पर रहम ना आया। आज जिसकी बाजू में शिद्दत किस्म का दर्द उठा था। सू सू करते वो कमीज की बाजू को ऊपर करते मुकाबिल की उंगलियों के सुर्ख पड़ते निशान देख गई जो आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख से नीले रंग को पकड़ने का काम शुरू कर चुके थे। बाजू पर नील डालकर चला गया। आयत वापिस से बाजू को नीचे करते सिसकी भरते हुए बड़बड़ाई। क्या गुनाह किया था? शाही तो बोला था ना। ठीक है मानती हूँ गलती हो गई, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो ऐसे मुझे सजा दे। बता दो कि शाह तुम्हारे लिए कौन है? आयत गुस्से से बिल्कुल बुरहान के स्टाइल में आईने के सामने खड़े होते एक्टिंग करना शुरू हुई। मैं खुद ही पागल थी जिसने छोटे होते इसको शाह नाम दे दिया था। काश तब मेरे पास इतनी सी अकल होती। वो अपनी उंगली उठाते नाखून को उंगली के दरमियान वाले हिस्से में दबाते बोली। कभी भी इसने पहले वो अंधों की तरह जबान चलाई थी। आईने में से ही अपने पीछे सितमगर को देख ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही ठहर गई। वैसे भूत बने खड़ी हुई जैसे उसने तो कुछ अभी बोला क्या है। उसको भी आईने में देखा ही नहीं। वो बेनियाजी से चलते उसके मुकाबले आया था। या अल्लाह आज ने डरते आंखें बंद की थी कि मुबादा एक बार फिर मुझे न दबोच ले। आई एम सॉरी। वो हंसकी से बोलते उसकी आंखें खोल गया। वह हैरानगी से काली से आंखों को बड़ा करती साथ ही मुंह खोल गई। मुकाबिल ने इसको गंभीर से आवाज में बोलते साथ ही नीचे बैठा। बहुत तकलीफ देता हूँ। वो बिना इसके चेहरे पर छाए तासुरात को देखे इसकी बाजू को पकड़े कमीज ऊपर करने में मसरूफ हुआ। वो अपनी उंगलियों के निशान देख खुद को नजरों में शर्मिंदा हुआ जबकि आयत ने भी यकीनी से आंखें झपकाए देखने में मशकूक हुई। मोहब्बत की कुर्बत वो अपनी सांसों में ही नहीं बदन में लर्जनी थी चाहतों में भी महसूस कर गई थी। मुकाबिल का पल भर का लम्स भी इसको सुलगने का काम कर गया था। उसकी सांसें खुद ब खुद ही अपनी रफ्तार पकड़ गई थी। वो खुद की हालत गैर होते देख हल्के से मिनमिनाई। बुरहान जो उसकी बाजू पर दवाई लगाना शुरू हो चुका था उसके ऐसे अचानक से कस मसाने पर नीली आंखें ऊपर उठाते चेहरे का तवाफ कर गईं। दोनों ही नजरें एक दूसरे में खोने को हुई। बुरहान ने अगले ही लम्हे नजरें फेरी थी। आयत को उसका ऐसे करना सर याद करवा गया जो कुछ टाइम पहले ही दोनों के दरमियान लड़ाई का बहसियत बना था। कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। आयत को खामोशी से मरहम लगाते थे एक दिल में उठते सवाल से उलझी। मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता था लेकिन अनजाने में दे गया। वो वैसे ही आस्ते से इसकी बाजू पर ट्यूब लगाते जज्ब करते बोला। आयत मैं हूर को समझाने के लिए ऐसे बोल रहा था। मैं जानता हूँ सरहान हूर को बहुत चाहता है। जब हूर से सरहान ने शादी करने का फैसला किया था तभी सुल्तान अंकल ने से हूर और सरहान की मंग की दास्तान सुन गया था। इसीलिए तभी हूर को इसकी जिंदगी का फैसला करने दिया था। बुरहान वैसे ही धीरे से उंगली चलाते बहुत आस्की से आवाज में बोलते आयत को बताना शुरू हुआ।
आज खामोशी से लबे जब मुकाबिल के चेहरे पर निगाहें टिकाए लबों को हिलाते हुए देखने में हुई। मैं जानबूझकर उसको सरहान के खिलाफ बोल रहा था ताकि वो खुद सरहान के लिए बोले, लेकिन तुम। अब के मुकाबिल ने नजरें उठाई थी और अपनी बीवी की काली आंखें अपने पर गड़े देख कुछ पल खामोशी के नाम किए। मैं क्या? खामोशी को तारी होते देख आयत हड़बड़ाते आंखें झपकाती तीखे से अंदाज में पूछ गई। तुमने दरमियान में दखल अंदाजी करते मुझसे ये सब कुछ करवाया। वो वापिस से अपने काम में मगन हुआ था, मगर साथ ही सारा इल्ज़ाम उसके सर पर डाला। मैंने? वो आंखें फाड़ साथ ही रोने वाले अंदाज में गला फाड़ बोली। बिल्कुल तुमने। वो भी जिंदी अंदाज में तनकर बोला। छोड़ो मुझे। आयत जिसकी आंखें भरते बरसने को तैयार हुई थी एकदम से अपनी बाजू मुकाबिल के हाथ से खींचने में उसने खफगी से मुंह लटका देते। मुकाबिल को उसका ये अंदाज यही फील करवा गया था। मुझे कौन सा तुमने बताया था कि तुम आयत अपने आंसू को पर काबू पाते एक लंबा सांस भरते बोलना शुरू हुई, अपनी जुबान से शाह नाम लाने से। जल्दी खुद को रोका। चाहो तो ले सकती हो अपने शाह का नाम। चेहरा स्पॉट मगर बहुत नरमी से बोलते वो नीचे से उठते से वॉशरूम की तरफ गया ताकि हाथ धो सके। मैं वो शाह तो नहीं बोलने वाली थी। जैसे ही वॉशरूम से निकला आए खुद के सर पर जोर से चपत लगाते हाथ बढ़ाते बोली, कसम खाओ मेरी नजरें क्यों झुकी हुई हैं। वो इसका झुका चेहरा देख झूठ पकड़ गया। आज जो शर्मिंदा हो चुकी थी घबराते नाजुक सी उंगलियां मरोड़ना शुरू हुई। चलता हूँ, बहुत काम है। वो टॉवल से हाथ साफ करते सर महरी से बोलते आगे बढ़ा। तुम्हें अंदाजा है? वो मुकाबिल को जाते देख धीमे से बोली। क्या? वो फौरन से पलटा था। वो नीली आंखें इसके शवाब चेहरे पर ठहरी। यही कि तुम कभी कभी बहुत संगदिल इंसान बन जाते हो। आज जिसको इसका तुम्हारा शाह कहना अच्छा नहीं लगा था आंखें फैलाए सफाक लहजे में बोली। संगदिल मतलब? वो उलझा था चूंकि अब वो इतने भी अच्छे से उर्दू अदाब नहीं जानता था। संगदिल मतलब सितमगर। वो उलझे वाले अंदाज में थोड़ा सोचती एक और कहर छोड़ गई। मुकाबिल के लिए तो ये एक कहर ही था। सितमगर का मतलब क्या है? वो चौड़ा सीना करता बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ। अगर सारे मतलब मुझे बताने ही होते तो मैं इतना अनोखा बोलने के तकल्लुफ़ी क्यों करती। अब कि वो भी चिड़ी थी जबकि नाक सुकड़ते काली बड़ी आंखों को मजीद बड़ा किया। खुद पता कर लो। वैसे भी तुम तो अब के वो तो को लंबा करते बोली, दी बेस्ट बिजनेसमैन हो जिसको सब चीज़ों का इल्म पहले से ही हो जाता है। ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है। ठीक कहा ना? वो अपने गुलाबी होंठों को गोल करते शरारत से बोलते मुकाबिल को लाजवाब कर गई। बुरहान जिसका गुस्सा अभी भी नाक पर बैठा हुआ था इसके अंदाज पर गौर से अपनी गुलाबी पंखड़ी जैसी लबों को देख गया। इससे पहले मुकाबिल किसी एहसास में खोता ही आगे बढ़ते दिल की ख्वाहिश पूरी करता। आराम से पलटते ड्रेसिंग टेबल पर झुकी। सुनो, वो धीमे से इसको पुकार गया। अब क्या है? वो भी न्याजी से पलटते शाने चुका गई जबकि काली आंखें निकाली। शाम को तैयार है ना डिनर? हम लोग बाहर करेंगे। वो अब की आंखों पर ग्लासेस लगाते दृष्टि से कहते वॉकआउट कर गया। लेकिन आज ऊंची आवाज में बोली थी मुकाबिल ने उसकी एक भी ना सुनी। तब तक वो जा चुका था। डिनर बाहर कैसे कर सकते हैं? होरर सरहान भी तो हैं। आज जिसकी बात मुंह में ही रह गई थी खुद से बड़बड़ाई। लाहौर गाइस, किसी ने हया को देखा? अयान जो लिफाफा अपने बैग में रख चुका था सभी दोस्तों को इकट्ठा बैठे देख दरियाफ्त किया। है तो आज यूं आई ही नहीं। आशी जो घास खींचे ने का काम बहुत सफाई से कर रही थी तेजी से बोलते जवाब पास किया। क्यों? वह भैंस चुकाए बोला। मुझे क्या पता। आशी उसकी तेजी देख शाने चुका गई तो वो आगे बिना कुछ बोले आराम से उठता। इसका मतलब हया मुझे चाहती है। नुमान के अल्फाज किसी पल भी अयान का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। हया तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। अयान ने फ़ोन ऑन करते व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करते इसको ऑन होने का इंतज़ार किया। कहाँ मसरूफ़ हैं? सर जो अयान के अकेला खड़े देख गया था कंधे पर हल्के से थपथपाते इसको आने का बता दिया। कुछ नहीं यार, ये अली कहाँ है? सुबह से नज़र नहीं आया। अयान फ़ोन बंद करते पॉकेट में रखते सर के साथ ही चलना शुरू हुआ। वो नवाब साहब आज स्मार्ट के साथ आज़म की तरफ निकल गया है कि पता करूँ वो यूनी क्यों नहीं आ रहा। सर कदम से कदम मिलाते अयान को आगाह कर गया। अच्छा चल फिर मुलाकात होती है। अयान जिसने सोचा था वो अभी हया के घर जाएगा। सर से इजाज़त लेनी चाहिए। तू कहाँ? क्लास नहीं लेनी। जर उसको खुदाफिज करते देख अब के सोचते अंदाज में पूछा। आज दिल नहीं कर रहा, मैं नोट शहरियार लोगों से ले लूंगा। अयान बैग कंधे पर डालते सर को वहीं खड़े छोड़ गेट की तरफ बढ़ा तो सर भी इसको जाते देख आराम से अपनी क्लास की तरफ गया। हमें कब तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? शहरियार हसन के खामोश होते संजीदगी अंदाज में दरियाफ्त कर गया। यार कुछ दिन तो दरकार होंगे, आखिर ये नंबर का काम है और साथ में कोई पता भी नहीं कैसे लोग हैं वो लड़का हल्के बुल्के अंदाज में जवाब पास करते हसन से नंबर लेते नोटबुक में लिख गया। प्लीज़ यार कोशिश करना ये काम जल्दी हो जाए। शहरियार ने अब के रिक्वेस्ट की तो वो सर हिलाते उठते खड़ा हुआ। चल फिर मुलाकात होती है। वो शहरियार से गले मिलते साथ ही हसन से हाथ मिला गया। शहरियार तुझे लगता है ना ये हमारा काम कर देगा? हसन शहरियार के दोस्त को काफ़ी शौक से जाते देख वापस से शहरियार के साथ बैठे इस्तफार कर गया। तुम्हें कोई शक है? शहरियार जो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने में मसरूफ़ था अब के थोड़े घूरने वाले अंदाज में सरद से पूछा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये खुद भी यही काम करता है।
مطلب؟ اس سے پہلے حسن آگے بول پاتا، شہریار نے تنگ کر دریافت کیا، مطلب کہ شاید یہ بھی ایسے معصوم لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ حسن دھیمے سے بولتے اپنی کلائی پر لگی گھڑی پر ٹائم دیکھ گیا۔ یار اٹھ، یونی سے چھٹی ہو گئی، میں نے نوٹس لینے تھے۔ حسن ایک دم سے ٹائم دیکھتے تڑپتے کھڑا ہوا۔ بس کر، اندازہ ہے مجھے تیری نظر میں نوٹس کی کیا اہمیت ہے۔ شہریار ٹیبل پر ہی پیسے رکھتے اس کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ یار نمی بہت پریشان ہے، اسے ایک ہفتے سے مجھ سے بات نہیں کی، میں کیا کروں؟ ایک بار اس تنگ کرنے والوں کو مجھے پتہ چل جائے، ان گھر والوں میں جا کر ماروں گا۔ حسن شہریار کے ساتھ ہی روڈ پر پارک کرتے پارکنگ ایریا میں داخل ہوتے گاڑی کی طرف جاتے اس میں سوار ہوا۔ حسن اگر یہ نمی کا معاملہ نہ ہوتا تو قسم سے میں کبھی ایسی پڑھائی چھوڑ کر تیرے ساتھ خوار ہونے نہ ہوتا۔ شہریار گاڑی کو سٹارٹ کرتے حسن کو بولتے گاڑی کے روڈ پر ڈال گیا۔ جانتا ہوں یار، حسن نے اے سی کو تیز کرتے آہستگی سے کہا۔ حسن جعلی لوگوں کے فون پر بار بار میسج کرنے اور تصویروں کے ساتھ دھمکیوں سے پریشان ہو چکا تھا۔ مدد کے لیے شہریار کی یاد آتے وہ بھاگ سارا اسے انوشا سے اتار گیا۔ شہریار نے پہلے حسن کو بہت کچھ بولا کہ تجھے کیا ضرورت تھی نمی کے ساتھ اتنا چپک کر بیٹھنے کی۔ پھر نمی کا سوچتے حسن کو لیتے اپنے دوست کے پاس آیا تاکہ وہ جس نمبر سے حسن اور نمی کو پریشان کیا جا رہا ہے اس کی انفارمیشن نکال سکے۔ میرپور، آیت پلیز بتانا کیا پہنوں؟ ہو جو آیت کو کی کافی ساری ڈریسنگ کو نکالتے بیڈ پر پھیلائے اونچی آواز میں بولی تھی۔ آیت اپنی بیڈ پر کپڑوں کا ڈھیر دیکھا، آنکھیں پھاڑ گھور کو گھور پوری سے نوازگی۔ ہور ایسے کوئی کرتا ہے یار؟ آیت اپنا نوٹ بک بند کرتے لیپ ٹاپ بھی گود میں اٹھاتے ٹیبل پر رکھتے اس کے قریب آتے بولی، تمہیں سب کی پڑی ہوئی ہے، میں پوچھ رہی ہوں تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ ہور اپنے ساتھ 2 ڈریس لگائے کھڑی تھی، اکتائے لہجے میں آیت پر گرجی، تم میرا پورا کا پورا کبڑ خالی کر دیا اور میں منہ بھی نہ بناؤں۔ آج جو کپڑوں کو اکٹھا کرنا شروع ہوئی تھی ان کو ویسے ہی بیڈ پر پھینکتے ہور کے سامنے کھڑی ہوئی اس کا جائزہ لینا شروع ہوئی۔ دونوں ہی تم پر پیارے لگ رہے ہیں۔ آج تھوڑی دیر بعد دیکھتے رہنے کے بعد بولی تو ہور نے دونوں ہی ڈریسز صوفے پر اچھالے۔ یہ کیا کیا یار؟ سبھی ڈریس نئے ہیں۔ آج صوفے کے جاتے ان کو اٹھاتے ترتیب سے رکھ گئی۔ ویسے بھی میں نے کہا تھا کہ دونوں ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ آیت اس کو بیڈ پر ایک بار پھر جھکے کپڑوں کی ستائشی کرتے دیکھ درستگی سے بولی، یہی تو بات ہے کہ دونوں پسند نہیں آنے چاہیے تھے، کوئی ایک ڈریس پسند کرنا چاہیے تھا، ویسے ہی جیسے ایک میں ہوں۔ اب کہ وہ 2 ڈریسز میں نکالتے اپنے ساتھ لگاتے بولی، ایسے کر تو جا اور ان سب کو پہن کر باری باری آ، پھر میں بتاتی ہوں۔ آیت سبھی کپڑوں کو بیڈ سے اٹھاتے چینجنگ روم میں رکھ اس کو بھی دھکا دیتی اندر کی آئی۔ یہ تو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ آیت نے ہور کو دیکھتے برا سا منہ بناتا ہور دوپٹہ صوفے کی طرف پھینکتے اس کے ساتھ ہی آتے براجمان ہوئی، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ جاؤ نا۔ آیت اس کو آرام سے بیڈ پر لیٹے دیکھ گھورتے بازو سے پکڑتے کھینچ اٹھانے کی کوشش کر گئی، مجھے نہیں ٹرائی کرنے، سارے ڈریسز پہن کر دیکھے مجھے جو تمہیں اب کوئی پسند آیا ہو، میں تھک چکی ہوں، اتنا تو میں کبھی اپنے کیسوں پر کام نہیں کرتی تھکی جتنا تم نے مجھے ان کپڑوں کی وجہ سے تھکا دیا۔ ہور لٹکائے منہ سے بولی تو آیت لمبا سانس کھینچتے ساتھ ہی لیٹی، ویسے تم میرے کپڑے ٹرائی کیوں کر رہی تھی؟ بیگ تو تم اپنا لائی تھی۔ آیت جو خود تھک چکی تھی اس کے ساتھ لیٹے دماغ میں آیا سوال پوچھا، واہ میڈم صاحبہ، آپ کے سارے کپڑے جو نئے تھے میں نے پہن کر دیکھ لیے ہیں اور آپ ابھی تک یہی پتہ نہیں چلا کہ میں یہ سب ٹرائی کیوں کر رہی تھی۔ اور جو آیت کے سوال سن تب چکی تھی جبکہ اب ایک دم سے لیٹے اٹھتے کھڑی ہوئی، مجھے کیا پتا، سچ میں مجھے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تم اپنا بیگ۔ آیت بی بی اس سے پہلے آیت آگے کچھ بولتی وہ ٹوکتے اس کو کندھوں پر سے پکڑتے جبرن مسکراہٹ چہرے پر سجائے دانت پیستے بولنا شروع ہوئی، میں نے سوچا تھا میں سرحان کے پیچھے زمینوں پر جاتی ہوں اور وہیں سے اس کے ساتھ رات کا ڈنر باہر کرتے ہیں، اپنے ساتھ درمیان میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی، اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ سرحان کی پسند جیسی لڑکی بن جاؤں، تو بس اسی لیے آپ کے کپڑے کا یہ حال کیا، چونکہ میں اپنے بیگز میں سبھی جینز اور شرٹ ہی لائی ہوں، ابھی سب کچھ اچھے سے سمجھ آیا یا ابھی بھی کوئی کمی رہ گئی ہے؟ ویسے اس سے پہلے آیت کچھ بولتی ہور نے پھر سے ٹوکتے اس کو بولنے سے روکا، تیرا دھیان آج کل کہاں ہوتا ہے؟ میں نے نوٹ کیا ہے تو زیادہ وقت بخلائی سی رہتی ہے۔ اور اتنا بولتے اب کے اس کو کندھے سے چھوڑ گئی، کیا بتاؤں تمہیں، سارا دن دھیان تو تمہاری جان پر رہتا ہے۔ آیت خود پر قابو نہ رکھ سکی، نہیں تو وہ دن دور نہیں جب لوگ تجھے برہان کے پیار میں پاگل کا خطاب دے دیں گے۔ آج دل میں زیر لب بڑبڑاتی ہور کی چٹکی مارنے پر ہوش میں آئی، اب پھر کہاں کھو گئی تھی؟ ہور نے بھنوچ کہی، یار بس آج کل دھیان نہیں رہتا، تو یہ چھوڑ، یہ بتا ڈنر پر سچی تو جانے والی ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ابھی دیکھ تیرے لیے کیا لاتی ہوں۔ آیت ایک سانس میں ہی سوال پھر ان کو رد کرتے کبڈ کی طرف گئی، میڈم یہ سب کچھ کہاں پسند کر؟ آیت نے برہان کا کبڈ کھولتے ہور کو ساکت کیا، یہ سب؟ ہور کا منہ کھلا تھا کہ اتنے نئے کپڑے
और हाँ, ये सब नूरा आपी ने नादिया की शादी पर शॉपिंग में लेकर दिए थे। आयत ने तफसील से बताते कुछ ड्रेसेस निकालते हूर के साथ लगाने की शुरू की। साड़ी, जैसे ही आयत ने साड़ी देखी खुशी से चहकते गोल्ड साड़ी निकालते हूर के साथ लगाई। परफेक्ट। आयत ने साड़ी फाइनल की तो हूर ने हैरानगी फैलाई, आंखें फैलाई। आयत कुछ तो रहम खा, साड़ी और मैं, तुझे अच्छे से पता है मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं पहना, ये मुझसे संभली भी नहीं जाएगी और मैं ऐसे गिरकर उसका एक और तमाशा बना दूंगी। उन्होंने साफ इनकार किया। अरे कुछ नहीं होगा, तू बहुत समझदार लड़की है, मैं जानती हूँ तू अच्छे से इसको संभाल लेगी, अब बस तू यही पहनने वाली है। आयत ने इतना कहते इसको खामोश करवाया। सरहान को साड़ी काफी पसंद आएगी, वो तो तुम्हारे इस रूप को देखकर बहक उठेगा। आयत ने शाह कहने से खुद की जुबान को ब्रेक लगाई थी, चूंकि वो तय कर चुकी थी वो आज के बाद कभी भी सरहान शाह को शाह नहीं पुकारेगी। अच्छा तू क्या पहनने वाली है, मैं बताऊं तू जान के लिए कैसे तैयार हो। उन्होंने आपकी आयत को तैयार होने का मशवरा देना चाहा। शुक्रिया आपकी मदद की, मैं खुद कर लूंगी। इतना कहते आयत ने हूर की सहूलत को बाय बाय किया था। लाहौर, मैं ये कैसे भूल गया, क्या हया के घर पर हया के साथ आबिश भी मिलेगी। अयान को खुद पर लातादाद गुस्सा आया था। अयान जिसको हया के घर आए हुए 4 से 5 घंटे गुजरे हुए थे, आबिश को अपने साथ चिपकते बैठते देख लब भींच गया। अयान आबिश से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले हया के मुंह से सुनना चाहता था कि उसके खुद की जगह आबिश को आगे क्यों किया, अगर उसने क्यों इसके दिल के साथ खेला। अयान जो नमरीन से एक बार हया का पूछ चुका था, वो बता गई थी कि हया को बुखार था, जिस वजह से वो यूनी में नहीं गई और अपने काम पर भी। जैसे अयान ने बुखार का सुना तो इससे मिलने का पूछा तो नमरीन ने बताया कि वो अभी सो रही है। बस फिर अयान आबिश के साथ छोड़ दिया गया कि जल्द ही मंगनी होने वाली है। अयान पूरी तरह फंस चुका था। अब इसको किसी तरह इस शादी को रोकना था। भाभी प्लीज जूस मेरे रूम में। अली, अयान तू कब आया। अली अयान से मिलते साथ ही मुस्कुराते पूछा, जबकि अयान ने दिल में शुक्र करता कोई तो मिला। साथ ही इसके रूम की तरफ बढ़ा। मुझे काफ़ी देर हो गई है यहाँ आए हुए, मैंने सोचा नमरीन आपी से मिल लूँ, टाइम नहीं मिलता कि हर रोज़ इनके पास आ सकूँ। अयान जो अली के रूम में उसके साथ ही आ गया था, थरसी रूम को देखते जवाब पास किया, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अली अपनी बुक्स को नीचे क्लीन से उठाते टेबल पर तरतीब से रखते सरसी कहा, अली मेरे साथ अभी प्लीज मेरे ऑफिस चल। हया जो अपने रूम से निकलते ऊंची आवाज में बोलती मसरूफ सी अली के रूम में दाखिल हुई थी, अपने बालों को कैचर में जूड़ा बनाते कैद करते बिना रूम से नजरें दौड़ाए अली के सर पर खड़ी हुई। तेरा बुखार उतरा गया। वो क्या ऐसे जाएगी। अली एक नजर में होले से देखते बुरा सा मुंह बनाते कहा, क्या बुराई है इसमें। हया तो सदमे से हैरान हुई, मुंह खोल गई, जबकि एक नज़र खुद को फिर से आईने में देखा और ब्लैक ट्राउजर और ऊपर वाइट टी शर्ट पहने बेहाल सी लग रही थी। उसकी ऐसी हालत देख कोई भी समझ सकता था कि वो बीमार है। तुम्हें मुझ पर इतना गौर करने की जरूरत नहीं, मुझे बस थोड़ा सा काम है, फिर तुम्हारे साथ ही वापस आ जाऊंगी। हया जो अपनी हालत देख खुद पर हैरान हुई थी, अपनी हैरानगी को छुपाते तीखे से सख्त लहजे में बोली, मैं। हया तुम उठ गई। लो भाई, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी और तुम यहाँ अली के साथ बैठी हो। नमरीन जो अयान के ये ऊपर आई थी, पकौड़ों की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हया को पीछे सोफे की तरफ मतवज्जा करवाया। अयान। हया तो हैरान सी आंखें बड़ी कर गई, कैसी हो। अयान उसको ये देख सुन रहा था। अब के उठते नमरीन से प्लेट पकड़ते हया से दरियाफ्त किया, मैं ठीक वो सरसी से नजर डालते फौरन से नजरें घुमा गई। भाभी आप इस ननद को समझा दें कि ये आराम से घर से में पर बैठे, अभी ठीक हुई नहीं और हुक्म दे रही है कि मुझे अभी ऑफिस लेकर जाओ। अली और अयान के करीब आते प्लेट से पकौड़े उठाते मुंह में दबा गया था। नमरीन को हया की तरफ मुतवज्जा होने का रोब से बताया, हया तुमने अभी तो कहीं भी नहीं जाना। इससे पहले नमरीन कुछ बोलती नुमान रूम में दाखिल होते अली की सुन तेजी से हया को बोल गया, भाई मुझे थोड़ा सा काम है, वहाँ हाजिरी देना बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी बात को समझे। मैं यूं गई और यूं आई। हया अपने भाई के करीब होते मैंने मनाती चुटकी बजाते आने जाने का बता गई। भाई अब बिल्कुल भी मुझे, मैं हया को लेकर जाता हूँ, अगर किसी को मसला नहीं है तो। अया ने प्लेट अली की तरफ करते मौके का फायदा उठाना चाहा। लो हमें एतराज क्यों होगा। अली तो खुशी हो चुका था, जबकि इसके बाद सुन नुमान और हया ने घूरा। वैसे भी मुझे हया तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्या अयान ने संजीदगी से बोला तो नुमान ने अयान की टिक्की नजरें हया पर देखी, कहीं अयान उस लड़के के बारे में पूछना तो नहीं चाहता। नुमान ने तेज दिमाग से सोचा। ठीक है अली ने, हया ऐसे करो तुम अयान के साथ चली जाओ, बिना किसी को भी बोलने का दिए नुमान ने हया से कहते अयान के साथ जाने का रास्ता दिया। चलें। इससे पहले हया इनकार करती है, अयान के बात सुन बीची खामोशी से सर हिला गई। मीरपुर मेरी मान लेती तो क्या हो जाता। आयत हूर को फ्रॉक में देखते मुंह बसोड़ते आराम से ड्रेसिंग टेबल के साथ टेक लगा गई। यार मैं बता रही हूँ ना, साड़ी मेरे बस की नहीं। और जो बालों में ब्रश फेरना शुरू हुई थी, अब के वैसे ही हाथ को ब्रश लेते उसकी तरफ पेट करते खड़ी हुई ताकि वो अच्छे से बाल बना दे। चलो बैठो मैं मेकअप करती हूँ। और आयत को बालों के जूड़े में कैद करते शरारती लटक को चेहरे पर ही शरारतें करने को आजाद छोड़ कर बोली,
تم نے بہت میک اپ کی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے نا جو تم میرے کرو گی؟ حور نے دل فریب مسکراہٹ اچھالتے حور کو جیسے گھورنے پر مجبور کیا۔ ماشاء اللہ، ایک نظر بھر کر خود کو تو دیکھو میڈم۔ آج جو حور کے لپسٹک لگاتے نظریں اتاری تھی، اس کی آنکھیں بند ایک تیزی سے بولی۔ حور نے جیسے پلکیں اٹھائی، بے ساکت سی لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ میں نے تمہارے فون سے میسج کر دیا تھا، مطلب سرحان وہاں ٹائم پر پہنچ جائے گا۔ پلیز لڑنا مت، چاہے کچھ بھی بولے اچھے سے انجوائے کر کے آنا۔ آئے تو اس کو جانے کے لیے تیار دیکھ سمجھاتے بولی تو حور وہ اس سے اچھا خاصا جواب دینے کو تیار تھی، پھر رد کرتے انکار بھرتے نکلی۔ چلیے میڈم تو گئی، ابھی میں کیا کروں؟ وہ کون میں جاؤں ڈنر کے لیے؟ وہ خود سے الجھتے سوال پوچھ گئی۔ کیا ہے وہاں ڈنر کے لیے جا رہی ہو؟ کسی میلاد پر نہیں، یہ بھول مت وہ اسی شہر کا ایم این اے ہے، تو اس کی بیوی پر جہاں بھی وہ تجھے ڈنر پر لے جائے گا وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ تجھے دیکھیں گے۔ آیت اپنی سوچ کو کوستی خود ہی نفی کرتے بڑبڑائی۔ چلو، پھر وہ اٹھی تھی اور سرت سے آہ بھرتے کبڈ کو کھولا۔ اب تو میں کچھ اچھا سا پہن اور تیار ہو جاؤں، چونکہ وہ ڈنر کے لیے جلد ہی گھر کا رخ کرے گا۔ آج کپڑوں کو دیکھتے بلیک ڈریس لگاتے آرام سے اس کو فائنل کرتے چینج کرنے کے لیے بڑی۔ لاہور، چاہو تو اندر آ سکتے ہو۔ حیا جو گاڑی سے نکلنے لگی تھی اس کو اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے دیکھ سرسی سے کہا، نہیں تم جاؤ، میں تمہارا یہی انتظار کرتا ہوں۔ حیا نے بہت آرام سے اس کو جلدی سے جانے اور آنے کا جیسے کہا۔ حیا آرام سے جواب دیتی گاڑی سے نکل آگے بڑھی۔ کیسی ہو میڈم؟ ارحم جو اپنی گاڑی سے نکل چکا تھا حیا کو آتے دیکھ اس کے راستے میں حائل ہوتے دریافت کیا۔ ایان جو ہنوز اس کو تک رہا تھا ارحم کو اس کے راستے میں حائل دیکھ ماتھے پر بل ڈال گیا۔ فی الحال ٹھیک ہوں، تم بتاؤ آج یہاں کیسے؟ حیا مسکراہٹ چہرے پر لاتے چھانے چکائے ساتھ ہی آگے کو قدم اٹھا گئی۔ مجھے بس آج یاد آ گیا تھا۔ وہ بھی اس کے ہمراہ آگے بڑھتے آنکھ دبا گیا تو حیا کھلکھلا کر ہنسی۔ مطلب عالیہ نے بلایا ہے؟ وہ دونوں ہی جو آفس کی بلڈنگ میں داخل ہونے لگے تھے حیا نے بھرپور مزہ لیتے شرارت سے پوچھا تو ہلکے سے مسکرا گیا۔ میرا مشورہ مانو اور اپنی ڈیوٹی پکی پکی یہاں کی کروا لو۔ حیا جو ارحم کے ساتھ ہی آفس کا جائزہ لیتے باہر نکلی تھی چلتے چلتے اس کو مشورے سے نوازا۔ اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ارحم اپنی آنکھوں پر گلاسز لگاتے سرسی سا بہویں اچکائے کھڑا ہوا۔ اس سے یہ ہوگا جو آج کل تم ہمارے لیے مفت کا کام کرتے ہو اس کی تنخواہ بھی تمہیں مل جائے گی۔ حیا بھی آرام سے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے وضاحت سے بولی، ویسے تمہارا خیال برا نہیں۔ ارحم اچھے سے سمجھا تھا جبکہ ساتھ ہی اس کی بات میں ایگری کیا۔ میں چھوڑ دوں؟ ارحم جو گاڑی کی طرف جانے لگا تھا ساتھ ہی پوچھا۔ نہیں میرے ساتھ کوئی ہے، شکریہ۔ حیا نے اشارہ کرتے خود بھی ایان کی طرف دیکھا تھا جو آنکھیں پھاڑ دونوں کو ہی تک رہا تھا۔ بوائے فرینڈ؟ ارحم نے گاڑی میں بیٹھتے ایان کو دیکھ شرارت سے حیا کو ٹوکا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا دوست ہے اور ہونے والا جیجو۔ حیا نے تیکھے انداز میں بولتے ارحم کی زبان کو بریک لگائی، لیکن اس کو دیکھ کر تو مجھے یہی فیل ہو رہا ہے۔ ارحم جو گاڑی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اب کہ حیا کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، کیا لگ رہا ہے تمہیں؟ حیا چونکی تھی جیسے وہ ہمیں آنکھیں پھاڑ دیکھ رہا ہے۔ اس سے تو یہی لگا ہے جس بدن میں آگ لگ چکی ہے۔ ارحم نے کھل کر وضاحت پیش کی تو حیا نے آنکھوں سے اچھے سے ایان کے چہرے پر ٹکائی۔ چشمہ اتارو اور پھر دیکھو، ایسا کچھ نہیں ہے، اب جاؤ۔ حیا دو ٹوک بولتی اسپاٹ سے بولتی آگے بڑھی تو ارحم ہلکے سے مسکراتا اونچی آواز میں سوری بول گیا۔ حیا پلٹی تھی جیسے ایان نے بھی اچھے سے سنا تھا۔ پاگل نہ ہو تو۔ حیا گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، مسکراتے جواباً بڑبڑائی۔ حیا نے اچھے سے اس کے الفاظ سنے تھے اور تھی کسی نگاہ حیا کے آر پار گزاری۔ یہ رستہ تو گھر کی طرف نہیں جاتا۔ حیا جو خاموشی طاری کیے بیٹھی تھی گاڑی کو دوسرے راستے پر جاتے دیکھ دھیمے سے بولتے ایان کو مخاطب کیا، بہت اچھے سے جانتا ہوں ہم گھر پر نہیں جا رہے، مجھے بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے۔ ایان جس کا چہرہ اسپاٹ ہو چکا تھا ویسے روبدار لہجے میں بولتے گاڑی مزید تیزی سے حیا خاموش تھی ہوتی باہر کی طرف دیکھ گئی۔ اس کا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ سرسی سے دل میں سوچ الجھی۔ بات کرنے کے لیے رات کے اوقات میں پارک سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ ایان جو حیا کو لیتے پارک پہنچا تھا اب کہ اس کے ساتھ ہی قدم سے قدم اٹھاتے بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ مستی کرتے دیکھ مسکراتے بولا، حیا کہاں یہاں کا ماحول اپنی ہی ایک دھن میں کھویا سا نظر آتا ہے۔ حیا جس نے پارک میں چاروں طرف نظریں دوڑائی تھی کچھ رومانٹک کپل دیکھ ہلکے سے مسکراتی جگہ پسند آنے کا مقابل کو بتا گئی۔ وہ دونوں ویسے ہی چلتے ایک بینچ پر پہنچے تھے کہ دونوں ہی آرام سے وہاں براجمان ہوئے۔ بولو کیا ضروری بات کرنی تھی تمہیں؟ حیا جس کو ایان کے ساتھ یہ لمحہ بہت محبت احساس بخشنا شروع ہوا تھا کسی سے مقابل کا پوچھا تاکہ وہ اس کے شہر سے نکل دور ہو سکے، چونکہ اب وہ ایان کے احساس کو خود سے دور کر دینا چاہتی تھی۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ ایان نے لمبا سانس بھرتے ایک بات کا سے آگاہ کیا۔ ایک لڑکی اس کو بے انتہا چاہتی تھی اور اکثر اس کو تحفے بھیجتی اور شرارتی انداز میں تنگ کرتی۔ وہ اکثر اس سے پریشان رہتا، بالکل میری طرح۔ ایان نے بولتے بولتے اب کی اپنی طرف اشارہ کیا، تمہیں میرے بارے میں تو سب کچھ پتا ہی ہے، اب یہی مسئلہ میرے دوست کا ہے۔ ایان اس کو حیران ہوتے دیکھ سرت سے انداز میں کہا، اب اس کا یہ مسئلہ ہے تو اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے اور دوسری طرف اس کی شادی طے ہو گئی ہے، اب وہ کیا کرے؟ ایان نے بات ختم کرتے لہجے میں اب رچکائی، مجھے کیا پتا؟ حیا جو کنفیوز ہو چکی تھی اپنے دل کی دھڑکنوں کو تیز ہوتے دیکھ سن ہڑبڑاتے بولی،
ایسے کیسے تم کہہ سکتی ہو؟ اگر یہی مسئلہ میرا ہوتا تو کیا تب بھی تم اسے ایسے ہی کہتی؟ ایان اس کی حالت غیر ہوتے دیکھ اچھے سے نوٹ کر گیا تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، پلیز گھر چلو۔ وہ تیزی سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایان بھی تیزی سے کھڑا ہوا تھا۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اب کے مقابلے بازو سے پکڑتے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ لیو می۔ وہ اس سے پہلے پکڑنے پر تھمی کلائی بھڑکی۔ سوری۔ ایان نے فوراً سے اس کو چھوڑا کیونکہ یہ اس کا انداز یا طریقہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ وہ خود کو نارمل کرتے سنجیدہ انداز میں بولا۔ آیا کی آنکھیں پھیلی تھی۔ وہ یہ کیا بول رہا تھا؟ اس کو عجیب سا احساس ہوا۔ میں میں کیوں بھاگوں گی؟ وہ لڑکھڑاتی انداز میں بولتے گلے میں سرسری سے ہاتھ لگاتے چھو گئی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں آیا، تم کسی کو چاہتی ہو۔ کون ہے وہ؟ ایان نے اب کے جیسے اپنا پتہ پھینکا تھا۔ جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا، چونکہ میں یقین نہیں کروں گا۔ نمان تمہارے بارے میں ہی مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ اس کے مطابق تمہارا دل کسی نے توڑا ہے، اور وہ کون جاہل انسان تھا؟ مجھے پتہ کروانے کا بولا گیا۔ اب تم بتاؤ۔ ایان اپنی بات مکمل کرتے بے نیازی سے واپس بینچ پر بیٹھا تھا۔ وہ اپنا کام کر گزرا تھا، اب باری حیا کی تھی۔ وہ بے یقینی سے اونتھوں کی طرح ایان کو دیکھنا شروع ہوا۔ اس کے آگے پیچھے کیا چل رہا تھا؟ وہ اتنی بے خبر گھوم رہی تھی، اس کو جیسے خود پر غصہ آیا ہوا تھا۔ کوئی جواب تو دو۔ اس کو ایسے بھوت بنے دیکھ کر بینچ سے ٹیک چھوڑ تھوڑا فکر والے انداز میں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ پوری کی پوری باری سے ابھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ طے کر چکا تھا کہ حیا کہ مجھے اظہار کروائے گا۔ بھائی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کسی نے میرا دل نہیں توڑا۔ حیا اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے سرسی سے آنکھوں دیکھ گئی۔ چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، پھر مجھے کب ملوا رہی ہے لور سے؟ وہ واپس سے اس سے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ وہ سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ حیا حیرت سے منہ کھول گئی۔ اب تم نے خود کہا کہ بھائی کو غلط فہمی ہوئی، دل کسی نے نہیں توڑا۔ صاف ظاہر ہو گیا کوئی تو ہے جس کو تم چپکے بے انتہا محبت کی جا رہی تھی۔ اب میرا ملنا تو بنتا ہے، اگر تمہارا خاص دوست ٹھہرا۔ سوچ کر بتا دینا کب ملوا رہی ہو، ابھی کافی لیٹ ہو گیا ہے، چلیں۔ ایان اس کو بولنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ تیزی سے لب بیچنے پر مجبور کر گیا۔ میرپور تو کیا سوچا، زلیخا زندگی یا موت؟ برہان جو اپنے چند آفس کے کام سے فارغ ہوتے بڑے فارم ہاؤس آیا تھا۔ زلیخا کے سامنے بیٹھتے ساتھ ہی سگریٹ منہ میں دباتے کمرے میں دھواں پھیلایا۔ یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ برہان اس کو مدہوش سا حالت میں غیر ہوتے دیکھ اب کے سخت بھاری آواز میں فنکارا۔ سر یہ کچھ دن سے ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے، انہوں نے بتایا کہ بخار ہے، کھانے کے بعد دوائی دی گئی ہے، شاید اسی کی وجہ سے نیند میں مبتلا ہے۔ کاشف جو زلیخا کو دیکھ بحال کر رہا تھا، اس کے اوپر نگرانی کی پوری ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ وہ برہان کے سخت انداز پر اتنے چہرے کو دھیمے سے گویا ہوا۔ زلیخا۔ برہان کاشف کی بات سن ساتھ لمبا سا سانس خارج کرتے سگریٹ نیچے پھینک پاؤں سے مسل چیئرز کی ٹیک چھوڑ تھوڑا آگے کو جھکا۔ زلیخا نے فٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ سرکار۔ وہ ایک سے دوبارہ آنکھوں کو جھپکائے پوری غور سے برہان کو دیکھ گئی۔ تم نے کیا طے کیا، زندگی یا موت؟ برہان اس کو ویسے ہی دیکھا اسے اشارہ کرتے ہاشم کو پانی پلانے کا کہا۔ وہ تیزی سے گیا اور زلیخا کو لاتے پانی کا گلاس پکڑایا۔ سرکار کس کے بارے میں آپ کو جاننا ہے؟ زلیخا کو اپنی زندگی سب سے زیادہ پیاری تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ زندگی ہوگی تو وہ کچھ کرے گی۔ مجھے اسلم شاہ اور فیصل شاہ کے بارے میں سب کچھ اچھے سے جاننا ہے۔ اسلم شاہ کو کب سے جانتی ہو؟ پہلا سوال۔ برہان نے اسلم شاہ کے بارے میں کیا تھا، چونکہ جب بھی آج کے ساتھ کچھ ہوا پہلا نام اسلم شاہ کا ہی گونجا تھا، اس لیے برہان نے پہلا سوال اسلم شاہ پر پوچھا۔ سرکار میں زیادہ تو اسلم شاہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، ہاں اکثر وہ کوٹھے پر آیا کرتا تھا، کبھی اپنی ہوس مٹانے تو کبھی اپنے بھائی کے کاموں پر بریف دینے۔ زلیخا نے دو لفظ بولتے پوری بات ختم کی تو برہان اتنا کم اسلم شاہ کا ذکر سن چونکا، جبکہ تبھی زلیخا چیئر سے نیچے گرنے کو ہی برہان نے تیزی سے اس کو پکڑا تھا۔ اس ڈریس میں کچھ زیادہ چمک نہیں ہے؟ وہ خود کو بلیک ڈریس میں دیکھ کنفیوز ہوئی۔ بلیک لمبا فراک پہنے وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پورا بلیک ڈریس گلے میں گولڈن کلر کی باریک سے کڑھائی کی گئی تھی۔ وہ ویسے ہی فراک کے نیچے ہلکے سے باریک گولڈن کڑھائی میں کام کیا گیا تھا۔ جس میں بھی وہ ڈریس بنایا تھا وہ لاجواب بنایا تھا۔ آج کے کپڑوں کی نہیں اتنی تیری اپنی چمک ہے۔ آج جو غور سے خود کو دیکھنا شروع ہوئی تھی بھرپور جائزہ لیتے دل کی آواز سن گئی۔ وہ بلیک ڈریس میں مزید نکھر چکی تھی۔ چلو ڈریس تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن ان بازوؤں کا کیا کروں؟ یہ تو بے پردگی ہے۔ آیت خود کے بازو کو دیکھ منمنائی۔ کیا ہو گیا ہے آیت؟ تو اتنا کیوں سوچ رہی ہے؟ اتنا تو برداشت کر ہی لے آج۔ دل نے ایک بار پھر سے جیسے اس کو زیادہ سوچنے سے روکا۔ جلدی تیار ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو وہ سر پر آن کھڑا ہو جائے۔ آیت کپڑوں کو گھورنا بند کرتی تیزی سے اپنے گھنے لمبے بالوں کو آگے کرتے گراتے پیچھے تینوں کو پکڑے باندھنا شروع ہوئی۔ کتنا مشکل کام ہے یہ۔ آیت جس کو اتنا باندھنے میں 5 منٹ لگ گئے تھے، اتنا لمبا سانس کھینچتے بڑبڑائی۔ اب ان بالوں کا کیا کروں؟ وہ منہ گول بناتے ہلکے سے نپل گالوں پر نمایاں کر گئی، جبکہ اگلے ہی پل جلدی سے برش اٹھایا تھا اور پھیرتے سوئیاں اٹھائے بالوں کو سیٹ کرنا شروع ہوئی۔ وہ تیزی سے سوئیاں سر پر لگاتے
دیر رکی، آج بال کھول دوں؟ دل نے جیسے سوال کیا۔ اس کے ہاتھ رکے تھے جبکہ خود سے ہی وہ سوئیاں نکالنا شروع ہوئی۔ کھولے چھوڑ دیتی ہوں، جس سے کام کرتے کے بالوں سے برش پھیر گئی۔ کیا مصیبت ہے، دوپٹے کے نیچے سے بال نظر آئیں گے؟ وہ سر پکڑے چیئر پر بیٹھی، جبکہ دل کیا تھا اپنے پہلے اچھے سے رو لے، تھوڑے سے بال کاٹ دوں۔ وہ خود کے بنے چہرے کو آئینے میں دیکھ دھیمے سے خود کو ہی پوچھ گئی۔ آج جس کو اپنے بالوں سے بے حد محبت تھی، آج کاٹنے کو تیار ہوئے بنا سوچے کہ وہ کیا کر رہی ہے، بال کاٹنا شروع ہوئی۔ چلو یہ کام تو ٹھیک ہو گیا۔ وہ اپنے کمر تک آتے بالوں کو دیکھ ہلکے سے مسکرائی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔